तो गाइस लॉन्ग हाउचन जिंदा हो चुका है और वह किस प्रकार से जिंदा होने के बाद सी11 थ्रोन ऑफ इटर्निटी को हासिल करता है और इस पूरे मानवता का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर बनकर डेमन गॉड एम्परर का सामना करता है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। और फिर शायद सभी टीम मेंबर्स को बता दिया है कि जो लॉन्ग हाउचन है वो जिंदा हो चुका है। जैसे लॉन्ग हाउचन के सभी टीम मेंबर्स लॉन्ग हाउचन के जिंदा होने की खबर सुनते हैं वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहां पर जो सैर होती है वो सारी अपनी घटना बताती है, 7वें फ्लोर पर क्या किया हुआ और उन सभी को गॉड इलेक्ट्रोलस की कहानी बताती है कि गॉड इलेक्ट्रोलस के साथ क्या किया हुआ था और आखिर उसने पूरी मानवता के 90% जनसंख्या को एंशिएंट टाइम में क्यों खत्म किया था। जब सभी टीम मेंबर्स गॉड इलेक्ट्रोलस की कहानी सुनते हैं तो वो सभी गॉड इलेक्ट्रोलस के लिए दुख प्रकट करते हैं, क्योंकि गाइस गॉड इलेक्ट्रोलस की कहानी सच में काफी ज्यादा दुखद थी। मुझे पूरे थ्रोन ऑफ सील में सबसे ज्यादा पसंद इसी बंदे की कहानी आई है। आप लोग भी अपनी राय कमेंट्स में सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। फिर वहां पर जो सैर होती है वो सभी लोग से बोलती है चलो टावर ऑफ इटर्निटी में काफी ज्यादा प्योर एनर्जी मौजूद है, हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और सारी प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्सॉर्ब करके अपना लेवल अप जल्दी से जल्दी करना चाहिए। इसलिए जो सैर होती है वो सभी को लेकर 7वें फ्लोर पर पहुंच जाती है। जब सभी लोग लॉन्ग हाउचन को कल्टीवेशन करता हुआ देखते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उनकी आंखों से खुशी के आंसू गिरने लगते हैं, क्योंकि जब उन्होंने डेमन गॉड एम्परर को लॉन्ग हाउचन को मारते हुए देखा था तो उनका भी दिल एकदम छल्ली छल्ली महसूस हो रहा था। लेकिन अब उन्हें काफी ज्यादा खुशी महसूस होती है। सैर सभी से कहती है सारे लोग कल्टीवेशन करने के लिए 7वें फ्लोर की सभी एनर्जी को एब्सॉर्ब करें। उसके बाद सभी लोग ही कल्टीवेशन की मुद्रा में बैठ जाते हैं और आसपास जितनी भी ज्यादा प्योर एनर्जी मौजूद थी वो सारे धड़ाधड़ एब्सॉर्ब करने लगते हैं। जब इन सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को वो लोग एब्सॉर्ब करते हैं तो उन्हें एहसास होता है भाई ये एनर्जी एकदम मक्खन की तरह है। ये लोग इन सभी एनर्जी को बहुत ही ज्यादा इजीली और बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्पीड से एब्सॉर्ब कर रहे हैं, जिनकी इस वजह से ना इनकी स्पिरिचुअल पावर की संख्या धड़-धड़ बढ़ने लगती है। फिर वहां पर हमें शायर को दिखाया जाता है जो टावर ऑफ इटर्निटी के लॉकेट को निकालती है। गाइस गॉड इलेक्ट्रोलस ने ये भी शायर को दिया था। इसके अंदर गॉड इलेक्ट्रोलस की सारी प्योर डेथ एनर्जी मौजूद है और इसी के साथ शायर जैसे ही टावर ऑफ इटर्निटी के उस लॉकेट के अंदर जो भी एनर्जी थी वो अपनी बॉडी में एब्सॉर्ब करना शुरू करती है, भाई उसकी कल्टीवेशन पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से बढ़ने लगती है। लमसम 2 से 3 घंटे के अंदर वो लेवल 8 के पीक पर पहुंच जाती है और कुछ ही टाइम में वो लेवल 9 पर भी ब्रेक थ्रू कर सकती थी। इतनी ज्यादा भयानक उसकी स्पिरिचुअल पावर बढ़ने लगती है। शायर भी देखकर ये काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। और फिर गाइस हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर फाइनली लॉन्ग हाउचन के दिल का निर्माण कंप्लीट हो जाता है। और जैसे लॉन्ग हाउचन का दिल का निर्माण होता है वहां पर एक बहुत ही ज्यादा भयानक हवा फूट पड़ती है। लॉन्ग हाउचन अपनी आंखें खोलता है और अपने हायू के साथ कॉन्ट्रैक्ट को महसूस करता है। गाइस हमें हायू की दुनिया को दिखाया जाता है। हायू की दुनिया में खतरनाक खतरनाक ऐसे पूरी लहरें उबलने लगती हैं और हायू फिर से खड़ा हो जाता है और उसके 6 सर दहाड़ मारते हैं। लॉन्ग हाउचन भी जब हायू के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट महसूस करता है तो भी एकदम शांति की सांस लेता है और फिर लॉन्ग हाउचन अपने दिल पर ध्यान देता है। एक नॉर्मल कल्टीवेटर का दिल लाल कलर का होता है लेकिन लॉन्ग हाउचन का दिल पूरे गोल्डन कलर का था और उसके आसपास जो आभा घूम रही होती है ना वो भी बहुत ही ज्यादा भयानक होती है। साथ ही साथ लॉन्ग हाउचन के पास जो इंटरनल स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो 120 पहुंच चुकी होती है। गाइस इंटरनल स्पिरिचुअल एनर्जी अगर आपने थ्रोन ऑफ सील के स्टार्टिंग के एपिसोड्स देखे होंगे जहां पर डीमन हंटर स्क्वाड बनाने के लिए जो कंपटीशन हो रहा था तो वहां पर स्पिरिचुअल एनर्जी को नापा गया था, सॉरी गाइस इंटरनल स्पिरिचुअल एनर्जी को नापा गया था। तो वहां पर शायर का आई थिंक 99 आया था कि 92 और लॉन्ग हाउचन का आई थिंक 100 आया था। ये सीधे बढ़कर 120 हो जाती है। और लॉन्ग हाउचन का ये जो हॉट है उसका नाम है हॉट ऑफ इटर्निटी। तो हॉट ऑफ इटर्निटी लॉन्ग हाउचन के दिल के साथ जुड़ा है। तो समझिए लॉन्ग हाउचन को काफ़ी ज़्यादा पेन वन हुआ था, मतलब काफ़ी ज़्यादा चिल्ला विल्ला था, तो मैंने उस पार्ट को स्किप कर दिया है। और लॉन्ग हाउचन का पूरा नए नसे नसे ना उस दिल के साथ जुड़ी थी, जिसकी वजह से आप ये समझ सकते हैं लॉन्ग हाउचन इस समय कल्टिवेशन लेस हो चुका था। लॉन्ग हाउचन लेवल 1 का कल्टिवेटर बन चुका होता है लेकिन 3 महीनों तक लगातार लॉन्ग हाउचन टावर ऑफ इटर्निटी में कल्टिवेशन करता है और 3 महीने के अंदर उसकी जो स्पिरिचुअल पावर होती है वो 1 लाख स्पिरिचुअल पावर तक पहुंच जाती है। 1 लाख गाइस आप समझ रहे हैं कितना बड़ा नंबर है। आप लोग भी सोचेंगे भाई 3 महीने के अंदर ये कैसे हो गया।
लॉन्ग हाउचेन बचपन से ही 16-17 साल में बढ़िया से कल्टीवेशन किया था, तब लेवल 8 का कल्टीवेटर बना था। उसकी स्पिरिचुअल पावर लमसम 20,000 आई थिंक कुछ थी। अब वो 3 महीने के अंदर 1 लाख कैसे पहुंच गई भाई, ये सब कैसे हो गया? तो गाइस ये कमाल था हार्ट ऑफ इटर्निटी का। हार्ट ऑफ इटर्निटी काफी ज्यादा स्पेशल है। साथ ही साथ लॉन्ग हाउचेन की स्पिरिचुअल पावर 1 लाख पहुंच जाती है तो एक कल्टीवेटर लेवल 9 का कल्टीवेटर बन जाता है। लेकिन लॉन्ग हाउचेन को ऐसा महसूस होता है कि भाई वो लेवल 9 का कल्टीवेटर बना ही नहीं है, वो लेवल 8 की अभी भी पीक पर अटका हुआ है। तो लॉन्ग हाउचेन भी शॉक हो जाता है कि भाई ये कैसे हो गया। तो गाइस लॉन्ग हाउचेन की जब हार्ट ऑफ इटर्निटी उसके शरीर में घुसा था ना, तो लॉन्ग हाउचेन का जो लेवल अप करने का क्राइटेरिया था वो बढ़कर 1,20,000 हो चुका है। यानी जब लॉन्ग हाउचेन की स्पिरिचुअल पावर 1,20,000 तक पहुंचेगी तब वो लेवल 9 को ब्रेक थ्रू करेगा। तो गाइस ये तो अभी टेलर था। जब लॉन्ग हाउचेन टावर ऑफ इटर्निटी से बाहर निकलेगा तो आप जानते हो उसकी स्पिरिचुअल पावर क्या होगी, 5 लाख है। आप समझ सकते हैं इंसानियत का सबसे ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बाहर बनकर निकलेगा जब वो टावर ऑफ इटर्निटी से बाहर निकलेगा। और जब डीमन गॉड को इसके बारे में पता चलेगा तो भाई क्या ही सीन होने वाला है। जब लॉन्ग हाउचेन की पावर लेवल 8 पर थी और जब लॉन्ग हाउचेन को डीमन गॉड ने घेर लिया था तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन ने अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए डेमन गॉड के हाथ पर एक कट लगा दिया था। लेकिन जब उसकी पावर 5 लाख पहुँच जाएगी और जब वो सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी को हासिल कर लेगा और फिर हायू के पास जो 6 सर है वो बढ़कर 8 सिर हो जाएंगे, तो भाई आगे की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो फिर हमें यहाँ से 4 साल बाद का सीन शिफ्ट कर दिया जाता है। लॉन्ग हाउचेन और उसके सभी टीम मेंबर्स टावर ऑफ इटर्निटी में टोटल 4 सालों तक कल्टीवेशन करते हैं। कोई भी इस दुनिया में उनके बारे में नहीं जानता था कि वो लोग जीवित हैं या मर चुके हैं। उसके बाद हमें यहाँ से मेष टेम्पल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक गुलाबी बालों वाली लड़की गाइस ये होती है लिशिन आसमान की तरफ देख रही होती है। तभी जो हरे बालों वाले बंदा नहीं है उसका नाम गाइस लिनसुआन है। उसके ग्रैंडफादर सीधे लिनशिन के पास आते हैं और कहते हैं, लिशिन बेटा तुम कब तक लिनसुआन का इंतजार करोगी? तुम भी जानती हो होली वार में डेमन गॉड ने अनाउंसमेंट किया था कि लॉन्ग हाउचेन मर चुका है और 4 सालों में उसके डीमन हंट स्क्वाड के किसी भी मेंबर्स की हमें कोई भी खबर नहीं मिली है। तो आई थिंक तुम समझ रही हो ना, लिनसुआन मेरा पोता है, बट मैं कहना चाहूँगा तुम्हारी अभी एज है, तुम्हें ये सारी चीज़ें भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। तो गाइस यहाँ पर जो लिनशिन थी ना वो भी अभी भी लिनसुआन का और लॉन्ग हाउचेन के सभी टीम मेंबर्स का मेष टेम्पल में ही वेट कर रही थी। वो मेष टेम्पल से निकली नहीं थी। दरअसल जब होली वार चल रहा था ना तो उसका डीमन हंट स्क्वाड मेष टेम्पल के सपोर्ट के लिए आया था, लेकिन उसका डीमन हंट स्क्वाड का जो कैप्टन था वो खत्म हो चुका था। और कैप्टन खत्म होने का मतलब पूरा डीमन हंट स्क्वाड भंग हो चुका है। और यहाँ पर लिनशिन अभी भी लॉन्ग हाउचेन और उसके सभी टीम मेंबर्स का वेट कर रही है, स्पेशली लिनसुआन का। लिनसुआन गाइस वही हरे बालों वाला बंदा जिससे लिनशिन प्यार करती है। तो लिनशिन भी बोलती है, अरे दादाजी आप मुझे मेष टेम्पल से निकालना चाहते हैं क्या? तो वहाँ पर जो लिनसुआन के दादाजी होते हैं गाइस, हरे बालों वाला बंदा जो नहीं है उसी के दादाजी लिनशिन से बोल रहे हैं कि भाई तुम अभी जवान हो। देखो मैं कहना तो नहीं चाहूँगा लिनसुआन मेरा ही पोता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा कमीना है। सच में वह तुम जैसी लड़की को डिजर्व नहीं करता था, बट पता नहीं तुम उससे कैसे फंस गई। लिनसुआन के दादाजी बोलते हैं, मुझे भी लिनसुआन के लिए काफ़ी ज़्यादा दुख है, हमने बहुत ही ज़्यादा छान मारा, मैं भी उसका हमेशा इंतज़ार करता ले रहता हूँ, लेकिन जब मैं तुम्हें इतना ज़्यादा उदास देखता हूँ और हमेशा लिनसुआन के बारे में सोचता हुआ देखता हूँ तो सच में मुझे भी काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम सारी चीज़ें भुलाकर आगे बढ़ो। बट वहाँ पर जो लिनशिन होती है वह कहती है, मैं लिनसुआन को कैसे भूल सकती हूँ। इसी के साथ वहाँ पर जो लिनसुआन के दादाजी होते हैं वह कहते हैं, अरे तुमने इस कंपटीशन के बारे में सुना है लिनशिन, गैदरिंग ऑफ 6 टेम्पल? तुम जान रही हो 6 टेम्पल की जो भी रैंकिंग होती है ना उसके लिए बहुत सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स है, लाइक मेष टेम्पल के लीडर, नाइट टेम्पल के लीडर और जितने भी गैस 6 टेम्पल के लीडर्स और पावरफुल कल्टीवेटर्स हैं वो लोग आपस में कंपटीशन करते हैं और जो भी टेम्पल सबसे ज़्यादा बढ़िया प्रदर्शन करता है उसके हिसाब से उस टेम्पल को रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है। तो होली सिटी में ये कंपटीशन होने वाला है, तो चलो वहाँ पर तुम्हें भी चलना चाहिए। मैं अभी अपने मेष तरफ टेम्पल की तरफ से पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो तुम्हें भी वहाँ पर चलना चाहिए, तुम्हारा भी मूड ठीक हो जाएगा। तो
तो गाइस लॉन्ग हाउचन इसी कंपटीशन में दिखाई देगा और यहीं पर लॉन्ग हाउचन का जो डीमन हंट स्क्वाड है वो अपना अलग ही एक टेम्पल बनाकर लड़ेंगे। लिन जुआन के दादाजी बोलते हैं, अरे लिनशिन मैं देख सकता हूँ तुम भी काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो, तुम्हारी कल्टीवेशन भी लेवल 8 तक पहुँच चुकी है, तो तुम्हें भी नाइट टेम्पल में जाकर गोल्डन फाउंडेशन आर्मर के लिए फाइट करनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक गोल्डन फाउंडेशन आर्मर प्राप्त कर पाओगी? तो वहाँ पर गाइस लिनशिन ना नाइट टेम्पल से बिलोंग करती है और नाइट टेम्पल में गोल्डन फाउंडेशन आर्मर वाला एक कंपटीशन होता है जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। तो वहाँ पर जो लिनशिन होती है वह कहती है, अरे मैं जाऊँगी ना, बट जो गोल्डन फाउंडेशन आर्मर है वैसे भी उसकी बहुत ही ज़्यादा कमी होती है, काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होता है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं जीत पाऊंगी। तो वहाँ पर जो लिन जुआन के दादाजी होते हैं वह कहता है, अरे तुम कैसे नहीं जीत पाओगी, तुम सच में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो। देखो मैंने तुम्हारे लिए 2 बड़ी बड़ी तलवारों का सेट बनवाया हुआ है, तुम्हें इसका यूज़ करना चाहिए। वो सेट का ऑर्डर कुछ टाइम में आ जाएगा। तो वहाँ पर जो लिनशिन होती है वो पहले तो थोड़ा सा ना करती है, बट वो कुछ टाइम बाद मान जाती है। और फिर गाइस हमें यहाँ से होली सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक डेस्क पर एक ब्यूटीफुल सी लड़की बैठी हुई थी और उसके भी आंखों में थोड़े सी अजीब सी भाव थे। और फिर वह मन ही मन बोलती है कि मोटे टकले सीमा जियान, तुमने कहा था तुम मेरे लिए वापस आओगे, लेकिन 4 साल हो चुके हैं। मैं जानती हूँ कि तुम जिंदा हो, बट आखिर तुम यहाँ पर आ क्यों नहीं रहे हो? और गाइस आप इस लड़की का नाम बता सकते हैं? उस लड़की के हाथ में एक बैगनी कलर का मोती था जो चमक रहा होता है। तो आप समझ चुके होंगे ये लड़की कौन है। ये है सीमा सियान की लवर। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें नाइट टेम्पल का सीन दिखाया जाता है। नाइट टेम्पल के एक मीटिंग रूम के अंदर इस समय 2 लोग काफी ज्यादा टेंस माहौल में बैठे होते हैं, जिनमें से पहले व्यक्ति होते हैं लॉन्ग हाउचन के दादाजी लॉन्ग तियानियन एंड दूसरे व्यक्ति होते हैं मास्टर यांग हवान। वहां पर जो लॉन्ग हाउचन के दादाजी होते हैं वह कहते हैं, भाई इस बार हम लोग क्या करें यार, हमारे तो एल लगे पड़े हैं। इस बार का जो टेम्पल गैदरिंग कंपटीशन हो रहा है उसमें हमारी तरफ से पार्टिसिपेट करने के लिए पावरफुल एल्डर्स तो है ही नहीं। तो गाइस जो टेम्पल गैदरिंग कंपटीशन है वो एक टाइप का कंपटीशन है और इसी कंपटीशन के आधार से जो टेम्पल्स हैं, टोटल 6 टेम्पल्स हैं ना, उनकी रैंकिंग को निर्धारित किया जाता है। जैसे नाइट टेम्पल जो नंबर 1 पोजीशन को होल्ड करता है। पिछला जब टेम्पल गैदरिंग कंपटीशन हुआ था तो सभी टेम्पल्स के पावरफुल एल्डर्स और लीडर्स को हराकर नाइट टेम्पल ने नंबर 1 पोजीशन को हासिल किया था। लेकिन इस बार नाइट टेम्पल के तो समझे लगे पड़े हैं। तो यही बात लॉन्ग हाउचन के दादाजी लॉन्ग तियानियन मास्टर यांग हवान से बोलते हैं, हमारी नाइट टेम्पल में जो 3 सबसे बड़ी शक्तियां हैं वो एक मैं हूँ, एक आप हैं, साथ ही साथ मेरा बेटा यानी लॉन्ग हाउचन के फादर हैं। बट जब से वह ना डीमन सिटी से वापस आया है तब से वो पता नहीं डीमन रजिस्ट्रिंग माउंटेन में एकदम पी कर लेटा रहता है, मतलब उसको जैसी दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। तो गाइस लॉन्ग हाउचन के फादर ये सब इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि उनके दिल के अंदर अभी भी पछतावा है, क्योंकि डेमन गॉड एम्परर जब लॉन्ग हाउचन को जान से मार रहा था तो लॉन्ग हाउचन के फादर वहीं पर मौजूद थे, लेकिन वो लॉन्ग हाउचन को बचाने के लिए आगे नहीं बढ़े थे। गाइस ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। लॉन्ग हाउचन के दादाजी बोलते हैं इस बार का जो टेम्पल गैदरिंग कंपटीशन है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार मुद्दा उठा है कि जितने भी टेम्पल्स मौजूद हैं उन सभी को एकत्रित कर लिया जाए और उनका एक नया गठबंधन बना दिया जाए। और उस गठबंधन का जो लीडर होगा वो समझो पूरे गठबंधन को लीड करेगा और मानवता को डीमंस के खिलाफ लड़ने में सहायता प्रोवाइड करेगा। तो गाइस राजनीति हर जगह होती है, चाहे वो इंसानियत के लिए हो चाहे वो डीमंस के लिए हो। तो यहाँ पर ये जो नया गठबंधन बनना है ना उसमें 2 सबसे बड़े उम्मीदवार हैं कि यही 2 टेम्पल्स इस नए गठबंधन को लीड करेंगे, जिनमें से पहला है नाइट टेम्पल एंड दूसरा है मेष टेम्पल। मेष टेम्पल हमेशा ही सही 2nd रैंक लाता था, लेकिन इस बार नाइट टेम्पल थोड़ा सा कमजोर पड़ गया है। साथ ही साथ मेष टेम्पल के जो इस समय पैट्रियार्च हैं ली सेंगजी। तो गाइस ली सेंगजी मेष टेम्पल का सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर और मेष टेम्पल का लीडर, साथ ही साथ इंसानियत का दूसरा सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर। तो गाइस पहले पर कौन है?
तो पहली पर ना इसी कंपटीशन में वो बंदा पार्टिसिपेट करेगा। जब लॉन्ग हाउचिन की वो खतरनाक एंट्री को देखेगा ना तो इंसानियत का नंबर 1 कल्टीवेटर लॉन्ग हाउचिन को चैलेंज करने के लिए आएगा। तो थोड़ा सा सस्पेंस रहता है तो मजा आता है ना। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। गाइस जो ली सैंगजी है ना वो भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है और ली सैंगजी इस समय मेष टेंपल को लीड कर रहा है, जिसकी वजह से ना मेष टेंपल का बहुत ज्यादा भयानक पावर्स बढ़ चुकी हैं और ली सैंगजी की पावर 5 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी को पार कर चुकी है। मैंने नॉवेल्स को आगे पढ़ लिया इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, ली सैंगजी कोई नॉर्मल कल्टीवेटर नहीं है। तो इस बार नाइट टेंपल में केवल एक ही पावरफुल कल्टीवेटर मौजूद है और वो है लॉन्ग हाउचिन के दादाजी। तो लॉन्ग हाउचिन के दादाजी भी श्योर नहीं है कि वो ली सैंगजी को हरा पाएंगे और नाइट टेंपल की तरफ से लॉन्ग हाउचिन के फादर भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं और मास्टर यांग हवान भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए नाइट टेंपल में काफ़ी ज़्यादा टेंस माहौल मौजूद है कि अगर नाइट टेंपल से फर्स्ट पोजीशन को हासिल नहीं कर पाता है और मेष टेंपल को नहीं हरा पाता है तो जो बाकी टेंपल्स मौजूद हैं वो लोग तो जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा उसी को ना इस नए गठबंधन का लीडर बनाएंगे। नाइट टेंपल अपनी फर्स्ट पोजीशन भी खो देगा, साथ ही साथ नए गठबंधन का लीडर भी नहीं बन पाएगा। इसलिए थोड़ा सा नाइट टेंपल में काफ़ी ज़्यादा एकदम टेंस माहौल मौजूद है कि अपनी तरफ से किसको फाइट करने के लिए उतारा जाए मैदान में। तभी गाइस कमरे के अंदर एक नाइट एंट्री करता है और वो नाइट काफी ज्यादा थोड़ा जल्दी में था, इसलिए वो तुरंत दोनों के सामने झुक जाता और कहता है बाहर एक मास्क लगाया हुआ बंदा आया था और उसने ये टोकन दिया है और सीधे वो जो नाइट होता है उस टोकन को अपने हाथ में निकाल कर उन दोनों की तरफ दिखा देता है। जैसे यहाँ पर लॉन्ग हाउचिन के दादाजी एंड मास्टर यांग हवान इस टोकन को देखते हैं वो लोग काफी ज्यादा हिल जाते हैं और कहते हैं ये और गाइस इसी के साथ हमें यहाँ सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और मेष टेंपल के मीटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो ली सैंगजी होते हैं वो मेन चेयर पर बैठे होते हैं और उनके चारों तरफ बहुत सारे एल्डर्स होते हैं। मेष टेंपल के ली सैंगजी बोलते हैं कि साथियों इस बार तैयार होना, मैंने भी अपनी ताकतों को काफी ज्यादा ढंग तक छुपाए रखा है लेकिन अब समय आ चुका है अपनी ताकत को इस टेंपल गैदरिंग कंपटीशन में दिखाने का। तो इस बार जो हमारा मेष टेंपल है वो इस टेंपल गैदरिंग कंपटीशन के नंबर 1 पोजीशन को हासिल करेगा और यहाँ पर जो नया गठबंधन है उस नए गठबंधन का कमान संभालेगा। और मैं ली सैंगजी अपने आप को इस काबिल समझता हूँ कि इस नए गठबंधन की आर्मी को लीड करते हुए डेमंस के खिलाफ लड़ने के लिए एकदम तैयार हूँ। तो वहाँ पर जो मेष टेंपल के सभी एल्डर्स होते हैं वो भी हमें सिर आते हैं कि हम भी अपनी पूरी ताकत लगा देंगे टेंपल गैदरिंग कंपटीशन में नंबर 1 पोजीशन को हासिल करने के लिए। तभी कुछ एल्डर्स बातें करते हैं भाई ये बुड्ढा अपने आप को कुछ ज़्यादा नहीं समझ रहा है, यहाँ पे जो डेमन गॉड है जब 2-3 थपड़ा इसको धर देगा ना तो वैसे इसकी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। तो फिर कैसे में वॉरियर टेंपल का सीन दिखाया जाता है। वॉरियर टेंपल के भी अंदर एल्डर्स की मीटिंग बैठी हुई थी जहाँ पर जो मेन सीट पर होते हैं वो बैठे होते हैं एल्डर क्वीन हॉन्ग हाउ और यही वॉरियर टेंपल के पैट्रियार्च होते हैं। तो वो भी अपने सभी एल्डर्स से बोलते हैं कि हमें मेष टेंपल की तरफ से ऑफर आया है कि हम मेष टेंपल का सपोर्ट करें। अगर हम मेष टेंपल का सपोर्ट करते हैं तो नया गठबंधन का लीडर अगर मेष टेंपल बनता है तो उन्हें इस नया गठबंधन में काफी ज्यादा अच्छी खासी पोजीशन को ऑफर किया जाएगा। तो किसी एल्डर्स को ऐसी आपत्ति है कि नहीं भाई हमें मेष टेंपल का सपोर्ट नहीं कर नाइट टेंपल का सपोर्ट करना चाहिए। तो गाइस सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि कंपटीशन के बीच में सपोर्ट होगा। जैसे जो टेंपल गैदरिंग कंपटीशन हो जाएगा जो टेंपल फर्स्ट पोजीशन को हासिल करेगा, लेट्स सपोज मेष टेंपल ने नाइट टेंपल को हरा दिया और फिर मेष टेंपल नंबर 1 पोजीशन को हासिल कर लेता है तो यहाँ पर बाकी जो टेंपल्स है ना तो वो लोग वोट करेंगे कि नए गठबंधन का लीडर कौन होगा। तो अगर नाइट टेंपल हार जाता है तो जो बाकी टेंपल्स है ना वो लोग नाइट टेंपल को क्यों चुनेंगे कि एक कमजोर को अपना लीडर कौन ही मानता है। तो बहुत सारी वोट से सीधे मेष टेंपल के फेवर में गिरेंगे और मेष टेंपल को इस नए गठबंधन का लीडर चुन लिया जाएगा। तभी अचानक से वॉरियर टेंपल में एक आवाज गूंजती है, मुझे इस बात से खेद है। आसपास के सभी एल्डर्स उस आवाज की तरफ देखते हैं। वहां पर एक अजीब सी वॉरियर होती है जिसने अपने पूरे चेहरे और पूरे बदन को ढका हुआ होता है। यहाँ पर मेष टेंपल के सभी एल्डर्स यहाँ तक कि जो लीडर किंग आंग हाउ होते हैं वो भी इस अजीब सी वॉरियर को देखकर काफी ज्यादा शौक में होते हैं क्योंकि यहाँ पर एल्डर्स की मीटिंग चली है और ये पूरा सबसे ज्यादा सेफेस्ट एरिया है वॉरियर टेंपल का। और यहाँ पर एक बंदा सीधे इनके मीटिंग एरिया में घुस आया और इन लोग को कोई आइडिया भी नहीं लगा, इसलिए वहां पर जो एल्डर किंग आंग हाउ होते हैं वो काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और सीधे गुस्से में खड़े होते हैं और उस वॉरियर की तरफ देख कर कहते हैं तुम कौन हो और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एल्डर्स की मीटिंग में ऐसे दखल
दखल अंदाजी करने की, और आखिर तुम यहाँ पर पहुंची कैसे। इसी के साथ वह सीधे उस वॉरियर पर ही काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करते हैं। गाइस एल्डर क्यूंगोंग और वॉरियर टेंपल के लीडर होते हैं और उनकी पावर लेवल 9 की काफी ज्यादा खतरनाक स्तर पर होती है। तो उनका अटैक भी कोई नॉर्मल नहीं होगा, एकदम आसमान को चीरता हुआ उनका मुक्का सीधे उस वॉरियर की तरफ बढ़ने लगता है। वो वॉरियर भी सीधे अपने ऐसे पंच को उठाते हैं और धड़ाम से एल्डर क्यूंगोंग हाउ की पंचेस से पंचेस टकराती है। वहां पर काफी ज्यादा पावरफुल धमाका होता है, लेकिन हमें वहां पर काफी ज्यादा शॉकिंग रिजल्ट को दिखाया जाता है। जो वॉरियर टेंपल के लीडर होते हैं वो सीधे ही 10 कदम पीछे चल जाते हैं, और वो जो वॉरियर थी वो केवल 5 ही कदम गई थी। इस नजारे को देखकर वॉरियर टेंपल के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। एल्डर क्यूंगोंग हाउ ने एक बार नोटिस किया था कि इस बंदी की आवाज कुछ ना कुछ तो फैमिलियर लग रही है, और ये बंदा पहले से ही लेवल 9 का एक काफी ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर बन चुका है। वॉरियर टेंपल के सभी एल्डर्स हिले हुए थे, क्योंकि वो लोग भी वॉरियर टेंपल के लीडर को इस तरह से पीछे हटाने में सक्षम नहीं हो सकते थे। इसलिए वहां पर जो वॉरियर टेंपल के लीडर होते हैं वो भी थोड़ा सा शांत करते हैं। और वॉरियर टेंपल के लीडर ने एक बात नोटिस किया था कि इस वॉरियर ने जब उन पर अटैक मारा था तो थोड़ा सा भी जानलेवा इरादा नहीं प्रकट हुआ था। इसलिए वो उस वॉरियर से पूछते हैं कि वॉरियर तुम आखिर हो कौन है, और मैं जितना तुम्हारे बारे में आइडिया लगा सकता हूँ तुम वॉरियर टेंपल के कोई पावरफुल एल्डर तो हो नहीं। वहाँ पर जो वॉरियर होता है वो सीधे माइंड टू माइंड जो वहाँ पर एल्डर क्यूंगोंग हाउ होते हैं, जो गाइस लीडर होते हैं, उनके पास एक संदेश भेजता है। जैसे वो इस संदेश को सुनते हैं वॉरियर टेंपल के लीडर काफी ज्यादा हिल जाते हैं, और तुरंत वो जो मीटिंग चल रही होती है वो सभी एल्डर से बोलते हैं सारे लोग आज मीटिंग को बर्खास्त कर दिया जाता है, और यहाँ पर किया हुआ है कोई भी इस चीज को बाहर नहीं बताएगा, इस सारे मामले को गुप्त रखा जाए। वॉरियर टेंपल के सभी एल्डर्स काफी ज्यादा हिल जाते हैं कि भाई आखिर इस वॉरियर ने हमारे लीडर को क्या बताया जो इतने ज्यादा उनकी भावनाएं टेंस हो गए। बट वो लोग कुछ पूछते नहीं, सीधे उस कमरे से बाहर चल जाते हैं। वहां पर जो एल्डर क्यूंगोंग हाउ होते हैं वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए आसपास एक शील्ड बना लेते हैं, जिससे जो भी इनके बीच में बातें हो वो इसी शील्ड के अंदर दब जाए, किसी को सुनाई उनाई ना दे। और फिर वहां पर एल्डर क्यूंगोंग हाउ बोलते हैं वांग युआन युआन, ये तुम हो, फाइनली तुम वापस आ चुकी हो। आखिर तुम 4 सालों से थी कहाँ, और तुम्हारी ताकत तो पहले से लेवल 9 के काफी ज्यादा भयानक स्तर तक पहुंच चुकी है। यहाँ तक कि तुम मुझसे भी लड़ने में सक्षम हो, ये काफी ज्यादा भयानक एक बात है। तो गाइस ये जो वॉरियर थी वो वांग युआन युआन थी। वांग युआन युआन अपने चेहरे पर से अपना वो कवच उतारती है। वांग युआन युआन को देखकर एल्डर क्यूंगोंग हाउ काफी ज्यादा भावुक हो जाते हैं। और गाइस यहाँ पर वांग युआन युआन की कल्टीवेशन पहले से लेवल 9 की काफी ज्यादा भयानक स्तर तक पहुंच चुकी है। उसकी पावर इतनी ज्यादा भयानक हो चुकी है कि वो अपने वॉरियर टेंपल के लीडर से भी फाइट कर सकती है और उन्हें भी हरा सकती है। तो गाइस समझ रहे हैं वांग युआन युआन की पावर इन 4 सालों में कितनी ज्यादा भयानक बढ़ी है। अगर वांग युआन युआन इतनी ज्यादा भयानक स्तर तक पहुंच चुकी है तो लॉन्ग हाउचेन का कहना ही क्या। तो वहाँ पर जो वांग युआन युआन होती है वो लीडर क्यूंगोंग हाउ को बताती है कि मैं ही वापस नहीं आई हूँ, बल्कि हमारा पूरा डीमन हंट स्क्वाड भी वापस आ चुका है। ये बात सुनकर एल्डर क्यूंगोंग हाउ भी एकदम खुश और शौक भी हो जाते हैं कि भाई तुम सभी वापस आ चुके हो। वांग युआन युआन वॉरियर टेंपल के लीडर से बोलती है लीडर दरअसल मुझे आपके सपोर्ट चाहिए। तो वहाँ पर लीडर बोलते हैं हाँ वांग युआन युआन बोलो। तो वहाँ पर वांग युआन युआन बोलती है कमांडर लॉन्ग हाउचेन चाहते हैं कि इस बार जो वॉरियर टेंपल है वो हमारा सपोर्ट करे। तो वहाँ पर जो लीडर क्यूंगोंग हाउ बोलते हैं वो कहते हैं क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं नाइट टेंपल का सपोर्ट करूँ। तो वहाँ पर वांग युआन युआन बोलते हैं नहीं, हम नहीं चाहते कि आप नाइट टेंपल का सपोर्ट करें, हम चाहते हैं कि आप हमारा सपोर्ट करें। यह बात सुनकर वो एल्डर क्यूंगोंग हाउ काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं एक मिनट तुम लोग का कहने का मतलब क्या है, कहीं तुम्हारी कहने का ये मतलब तो नहीं है कि इस टेंपल गैदरिंग कंपटीशन में जो तुम्हारा डीमन हंट स्क्वाड है वो भी एक अलग ग्रुप बनाकर फाइट करेगा। तो वहां पर वांग युआन युआन हाँ में सिर लाती है। तो गाइस यहाँ पर टेंपल गैदरिंग कंपटीशन में एक नियम है कि जो 6 टेंपल्स हैं वो तो इस टेंपल गैदरिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते ही करते हैं,
लेकिन एक नियम और भी है कि जो टाइटल डीमन हंटर स्क्वाड रैंक के जो डीमन हंटर स्क्वाड है ना, वो अपना अलग ग्रुप बनाकर इस टेंपल गैदरिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो लॉन्ग हाउचेन यही कर रहा होता है। तो ये बात सुनने के बाद वहां पर जो एल्डर किंग ओंग होते हैं वो काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं भाई तुम लोग क्या ये बातें कर रहे हो, कहीं तुम लोग पागल हो गए तो नहीं हो चुके हो। मैं मानता हूँ वांग युआन तुम्हारी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन इस टेंपल गैदरिंग कंपटीशन में पूरे टेंपल के सबसे ज्यादा पावरफुल एल्डर्स यहाँ तक कि जो लीडर्स हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो तुम्हें सच में लगता है कि तुम टेंपल गैदरिंग कंपटीशन में टॉप 3 में भी आ पाओगे? तो वहां पर जो वांग युआन होती है वो थोड़ा सा हंसते हुए कहती है टॉप 3 नहीं, बल्कि यहाँ पर कमांडर का एम है कि हम नंबर 1 पोजीशन को हासिल करें। ये बात सुनकर वहाँ पर एल्डर किंग ओंग और भी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं क्या तुम लोग सच में सोच रहे हो कि तुम सभी टेंपल्स के सभी पावरफुल एल्डर्स और लीडर को हराकर नंबर 1 पोजीशन को हासिल कर पाओगे? और फिर वो वांग युआन की कल्टीवेशन को देखते हैं और सोचते हैं भाई वांग युआन उस लॉन्ग हाउचन की डीमन हंटर स्क्वाड में एक अच्छी खासी पोजीशन रखती है। अगर वांग युआन लेवल 9 की इतनी ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बन चुकी है तो लॉन्ग हाउचन की कल्टीवेशन पावर कितनी बढ़ चुकी होगी। वहाँ पर जो एल्डर किंग ओंग होते हैं वह कहते हैं वांग युआन अगर तुम्हारा डीमन हंटर स्क्वाड इस टेंपल गैदरिंग कंपटीशन में नंबर 1 पोजीशन को हासिल कर लेता है सभी टेंपल्स को हराकर, तो हमारा जो वॉरियर टेंपल है वो पक्का ही तुम लोग का सपोर्ट करेगा। लेकिन एक बात बताओ तुम लोग आखिर प्लानिंग क्या कर रहे हो? वहाँ पर वांग युआन बस हंस देती है। तो गाइस मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर लॉन्ग हाउचन प्लानिंग क्या कर रहा है। ये जो नया गठबंधन नहीं बन रहा है जहाँ पर 6 टेंपल्स की सभी आर्मीज को मिलाया जाएगा और एक इंसानियत की सबसे ज़्यादा पावरफुल बड़ी आर्मी को बनाई जाएगी। तो लॉन्ग हाउचन क्या करता है ना, इस टेंपल गैदरिंग कॉम्पिटिशन में नंबर 1 पोजीशन को हासिल करना चाहता है और फिर इस पूरी आर्मी को अपने अंदर लेकर वह डीमन गॉड एम्परर फैंगसू से फाइट करेगा और उसे मारने की सारी लॉन्ग हाउचन अब प्लानिंग बना रहा है। यानी गाइस फिर गाइस हमें सीन शिफ्ट कर दिया जाता है असैसियन टेंपल में। असैसियन टेंपल के जो लीडर होते हैं शैंग यू वो एल्डर्स के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं और ये लोग भी यही चर्चा कर रहे होते हैं कि इस समय नाइट टेंपल काफी ज्यादा कमजोर पड़ चुका है और हमें ऐसा नहीं लगता कि टेंपल गैदरिंग कंपटीशन में नाइट टेंपल फर्स्ट पोजीशन को अचीव कर पाएगा। तो हमें किसका सपोर्ट करना चाहिए? क्या हमें भी मेष टेंपल के लीडर ली सैंगजी का सपोर्ट करना चाहिए? तो गाइस आप लोग का क्वेश्चन होगा कि भाई नाइट टेंपल किस प्रकार से कमजोर पड़ा है। तो देखिए पिछला बार जो टेंपल गैदरिंग कंपटीशन हुआ था ना, उसमें नाइट टेंपल की तरफ से लॉन्ग हाउचन के दादाजी लॉन्ग तियानियन, मास्टर यांग हाउआन, साथ ही साथ लॉन्ग हाउचन के फादर, इन तीनों ने मिलकर अपनी पावर्स का यूज करते हुए पूरे टेंपल गैदरिंग कंपटीशन के सभी लोगों को हराकर नंबर 1 पोजीशन को हासिल कर लिया था। लेकिन इस बार कुछ सिचुएशन चेंज हो चुकी है। लॉन्ग हाउचन के फादर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैंने उसका पिछला एपिसोड में आपको रीजन बता दिया है और मास्टर यांग हाउन इस टाइम के अलायंस के लीडर हैं और नियम ये बोलता है कि कोई भी अलायंस का लीडर इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो मास्टर यांग हाउन भी एलिमिनेट हो गए तो बचे केवल लॉन्ग हाउचन के दादाजी। अब लॉन्ग हाउचन के दादाजी बाकी जो 5 टेंपल्स मौजूद हैं, लेट्स सपोज प्रीस्ट टेंपल के साथ उनका मुकाबला हो गया तो प्रीस्ट टेंपल से भी बहुत सारे एल्डर्स आएंगे तो लॉन्ग हाउचन के दादाजी भाई कितने को हराएंगे। ऊपर से प्रीस्ट टेंपल के लीडर ली सैंगजी वो बंदा गाइस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। साथ ही साथ आप लोग सोच रहे होंगे भाई इस टाइम का जो नया गठबंधन है उसमें स्पेशल क्या है। तो स्पेशल ये है ना कि जो 6 टेंपल मौजूद है, 6 टेंपल की सबसे ज़्यादा पावरफुल कल्टिवेटर्स को इकट्ठा कर इस गठबंधन में जोड़ा जाएगा। गठबंधन बोलना से ये नहीं होगा, आप बोल सकते हैं आर्मी। 6 टेंपल की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर को इकट्ठा कर आर्मी बनाया जाएगा और इसी आर्मी को लॉन्ग हाउचन भी अपने अंडर कर डीमंस पर हमला करने की प्लानिंग अपना बना रहा है। तो गाइस इसी पर चर्चा हो रही थी ना असैसियन टेंपल में भी कि भाई किसको सपोर्ट किया जाए किसको ना सपोर्ट किया जाए। तो असैसियन टेंपल के बहुत सारे एल्डर्स लीडर शैंग्यू से बोलते हैं कि हमें मेष टेंपल का सपोर्ट करना चाहिए। ये बात सुनने के बाद लीडर शैंग्यू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और सभी एल्डर्स से बोलते हैं अरे भाई होली वार याद है ना, होली वार में नाइट टेंपल ने हमारी कितनी ज्यादा मदद की है और हम नाइट टेंपल का ऐसे साथ नहीं छोड़ सकते। हाँ नाइट टेंपल थोड़ा सा कमजोर हुआ तो क्या हुआ, अच्छे और बुरे दिन सबके आते हैं। हमारी नाइट टेंपल ने काफ़ी ज़्यादा मदद की है, तुम लोग ऐसे नाइट टेंपल का सपोर्ट के खिलाफ कैसे वोट डाल सकते हो। तभी वहाँ पर जो असैसियन टेंपल के फर्स्ट एल्डर गाइस, फर्स्ट एल्डर की पोजीशन लीडर से जस्ट नीचे ही होती है और इस फर्स्ट एल्डर का नाम होता है जू सेंग। वहाँ पर असैसियन टेंपल के फर्स्ट एल्डर जू सेंग लीडर से बोलते हैं
लीडर, हम आपकी बातों को समझते हैं कि नाइट टेम्पल ने हमारी काफी ज्यादा मदद की है, लेकिन इस बार के जो गठबंधन है वो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है। लेट्स सपोज कि मेष टेम्पल ने नंबर 1 पोजीशन को हासिल कर लिया और बहुत सारी टेम्पल ने मेष टेम्पल के लीडर ली सैंगसी को वोट एंड सपोर्ट कर इस नए गठबंधन का लीडर बना दिया। तो असैसिन टेम्पल पहले से ही ऐसा वीक उक चलता है, और अगर हम मेष टेम्पल का सपोर्ट नहीं करते हैं तो मेष टेम्पल थोड़ा सा हमसे गुस्सा भी हो सकता है। तो आप समझ रहे हैं ना। और ऊपर से हमारे पास मेष टेम्पल के लीडर ली सैंगसी का एक लेटर आया है जिसमें लिखा है कि अगर असैसिन टेम्पल मेष टेम्पल का सपोर्ट करता है इस नए गठबंधन में, तो यहाँ पर अगर नए गठबंधन का लीडर ली सैंगसी बनते हैं तो असैसिन टेम्पल को एक काफी ज्यादा अच्छी खासी पोजीशन प्रोवाइड की जाएगी। तो देखिए, हमें काफी ज्यादा बड़ा यहाँ पर फायदा होने वाला है। तभी गाइस वहां पर एक काफी ज्यादा भयानक काबा फूट पड़ती है और एक पीछे से आवाज आती है। तुम लोग ये सोच रहे हो कि इस टाइम नाइट टेम्पल कमजोर है तो हमें नाइट टेम्पल का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। इस बात पर भी चलो ताकत से ही फैसला कर लिया जाए। और गाइस वहां पर शायर की काफी ज्यादा भयानक एंट्री होती है। अपना ऐसे वो दरांती वो बड़ा सा कटाना लेकर ऐसे जमीन पर रगड़ते हुए आके बढ़ रही थी और उसकी बॉडी से आभा निकल रही थी। वो इतनी ज्यादा भयानक थी कि यहाँ पर जितने भी असैसिन टेम्पल के एल्डर्स थे ना, वो सीधे सीधे शायर का प्रेशर फील कर पा रहे होते हैं। यहाँ तक कि कुछ एल्डर्स शायर के प्रेशर से कांप चुके होते हैं, शौक में कहते हैं ये तो शायर है, ऊपर से इतनी ज्यादा हाई लेवल की कल्टीवेटर बन चुकी है, उसकी कल्टीवेशन पहले से ही लेवल 9 पर भी जा चुकी है और उसकी बॉडी से जो मुझे आभा महसूस हो रही है उसमें साफ साफ डोमेन की भी पावर महसूस हो रही है। और ऊपर से शायर का डोमेन काफी ज्यादा हाई लेवल का लग रहा है। और गाइस पूरी असैसिन टेम्पल में केवल 2 ही ऐसे 3 लोग ऐसे थे जिनके पास डोमेन थी, जिनमें से पहले व्यक्ति थे असैसिन टेम्पल के लीडर शैंग्यू और यहाँ पर फर्स्ट एल्डर जू सैंग। असैसिन टेम्पल के लीडर शैंग्यू जो शायर के दादाजी होते हैं, वो जैसे ही शायर को अपने सामने देखते हैं उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने शायर को 4 साल बाद देखा था। जब से उन्हें न्यूज़ मिली थी कि लॉन्ग हाउचेन मर चुका है, नहीं डेमनगॉर्ड एम्परर ने अनाउंस करवा दिया था, तब से उन्होंने शायर की काफ़ी ज़्यादा खोज की थी, लेकिन 4 सालों में उन्हें शायर की कोई भी खबर ओबर नहीं मिली। लेकिन आज शायर फाइनली यहाँ पर दिखाई दे रही है और वो भी शायर की पावर देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक में होते हैं। वो शायर के पास जाते हैं और मिलते उलते हैं। वहाँ पर जो शायर होती है वो अपने दादाजी से थोड़ा सा बात उत करती है और फिर सभी एल्डर्स से बोलती है, मैं असैसिन टेम्पल के सभी एल्डर्स से यहाँ तक कि फर्स्ट एल्डर जू सेसेंग को भी चैलेंज करती हूँ कि यहाँ पर सभी एल्डर्स मुझसे फाइट करें। अगर कोई भी एल्डर मुझसे लड़ता है और वो हार जाता है तो उसे अपना वोट देने का अधिकार खोना होगा। मतलब ये लोग नहीं बोल रहे थे कि हमें नाइट टेम्पल का सपोर्ट नहीं करना चाहिए, मेष टेम्पल का सपोर्ट करना चाहिए, तो सर यही बोल रहे थे कि तुम लोग को अपना वोट देने का अधिकार खो देना होगा और सारा अधिकार मेरे पास आ जाएगा। और इसी के साथ शायर अपनी दरांती को थोड़ा सा ऐसे हिलाती है और इसी के साथ पूरे असैसिन टेम्पल्स के एल्डर को अपनी एक अलग से दुनिया में ही टेलीपोर्ट कर लेती है। गाइस शायर की ये दुनिया शायद टावर ऑफ इटर्निटी का कोई पार्ट होगा या मतलब शायर ने कोई अलग सी डायमेंशन क्रिएट कर दी होगी। चांसेस तो टावर ऑफ इटर्निटी का ही है, क्योंकि यहाँ पर कोई बात क्लियर नहीं की गई है कि शायर ने उसको कहाँ टेलीपोर्ट किया था। टेलीपोर्ट नहीं गाइस, आप ये समझिए शायर ने सभी असैसिन टेम्पल्स के एल्डर्स को अगवा कर लिया है। भाई वो लोग कुछ कर भी नहीं पाते हैं। साथ ही साथ जब वो लोग इस जगह पर आते हैं तो एकदम हिले हुए थे कि भाई शायर ने क्या कर दिया, उन सभी को उसने अगवा कर लिया। शायर की पावर कितनी ज्यादा भयानक हो चुकी है, वो तो अभी केवल 20 साल की ही है और ऊपर से इतनी ज्यादा भयानक लेवल 9 की कल्टीवेटर। शायर वहां पर असैसिन टेम्पल के सभी एल्डर से बोलती है, तो चलो तुम लोग मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो ना। अगर तुम लोग हारते हो तो अपना वोट देने का अधिकार खोना होगा। अगर मैं हारती हूँ, मैं हारूंगी ही नहीं। फर्स्ट एल्डर जू सेसेंग लीडर सैंग्यू से बोलता है, भाई ये तुम्हारी पोती कितनी ज्यादा एल्डर से बदतमीजी से बात कर रही यार, तुमने यही उसको सिखाया उखाया कि एल्डर्स कैसे सम्मान उम्मान नहीं करते। हाँ, यहाँ पर शायर काफी ज्यादा टैलेंटेड है और शायर हमारे असैसिन टेम्पल को फ्यूचर में काफी ज्यादा आगे ले जा सकती है। हम देख सकते हैं कि शायर 20 साल की उम्र में ही लेवल 9 तक पहुंच चुकी है और उसके पास डोमेन की भी पावर है। ये इतिहास में लिखा जा सकता है। बट शायर अभी भी कहीं ना कहीं बच्ची है, तो एल्डर्स के मामले में ऐसे बोलने की योग्य नहीं है। तो वहाँ पर जो शायर होती है वो हंसते हुए कहती है, ताकत ही मुझे योग्य बनाती है तुम सभी को चैलेंज करने के लिए। साथ ही साथ असैसिन टेम्पल का नियम है कि जब कोई लेवल 9 तक पहुंच जाता है तो वो असैसिन टेम्पल में एल्डर की पोजीशन के लिए योग्य बन जाता है। तो मैं इस वक्त से तुम सभी को चैलेंज करने के लिए रेडी हूँ।
असैसिन टेंपल के लीडर शैंगी भी बोलते हैं, मुझे भी लगता है कि शायर इन सभी चीज़ों के लिए काबिल है। ऊपर से शायर को ये मत भूलो कि शायर ने बचपन से ही असैसिन टेंपल के लिए कितने ज़्यादा कष्टों को सहा है। 3 साल की उम्र से ही वह ठंडी गुफा में रही, कितनी ज़्यादा उसने कष्टों को सहा। और ऊपर से अब शायर लेवल 9 की कल्टीवेटर भी बन चुकी है। और एक बात और, शायर 4 साल पहले गायब होने से पहले उसने डेथ ऑफ गॉड की इनहेरिटेंस भी प्राप्त कर ली है। तो शायर हमें लगता है कि अब काबिल हो चुकी है। तो मैं शायर को नया लीडर बनाने का प्रपोजल रखता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे रिटायर हो जाना चाहिए। वैसे भी मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मेरी पोती सच में असैसिन टेंपल की लीडर बनने के लिए अब काबिल हो चुकी है। तो फर्स्ट एल्डर सूसेसैंग भी लीडर शैंग्यू से बोलते तो ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि शायर हम सभी एल्डर्स को चैलेंज करें तो मुझे भी ये मंजूर है, लेकिन शायर हम सभी को चैलेंज ना करे। शायर हमारे सेट की सबसे ज़्यादा टैलेंटेड लड़की है, तो हम नहीं चाहते शायर को ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो। तो शायर केवल मुझे ही हरा दे। मैं इन एल्डर्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ और असैसिन टेंपल का फर्स्ट एल्डर हूँ। अगर शायर मुझे हरा देती है तो यहाँ पर कोई भी एल्डर्स ऐसा नहीं है जो शायर के सामने टिक पाए। तो अगर शायर मुझे हरा देती है तो शायर जो भी बोलेगी वो मैं मानूंगा। साथ ही साथ शायर का मैं खुद सपोर्ट करूंगा लीडर बनने में। लेकिन अगर शायर हार जाती है तो उसे असैसिन टेंपल में 3 सालों के लिए कड़ी ट्रेनिंग करनी होगी और फिर 3 सालों बाद जब अपनी कल्टीवेशन को बढ़िया से कर बाहर आएगी तो उसे एक एल्डर की पोजीशन को संभालना होगा। तो वहाँ पर शायर भी हाँ बोल देती है। फिर एल्डर सूसेसैंग और शायर एक दूसरे से फाइट करने के लिए एक दूसरे के सामने आते हैं। एल्डर सूसेसैंग भी अपनी बॉडी से अपनी आभा को रिलीज करते हैं। गाइस, एल्डर सूसेसैंग असैसिन टेंपल के फर्स्ट एल्डर थे। यहाँ तक इस बंदे की स्पिरिचुअल पावर पहले से ही 2 लाख से पार हो चुकी है। सूसेसैंग बोलते हैं कि शायर तुम मुझ पर अटैक करो। तो वहाँ पर जो शायर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा भयानक अपनी बॉडी से आभा को रिलीज करते हुए सीधे अपनी दरांती से एल्डर सूसेसैंग पर अटैक करती है। लेकिन अचानक से एल्डर सूसेसैंग गायब हो जाते हैं और सीधे शायर के पीछे आते हैं और शायर पर सीधे अपना खंजर से अटैक करते हैं। लेकिन गाइस, शायर भी गायब हो जाती है और सीधे ही वो एल्डर सूसेसैंग के पीछे आकर अपनी दरांती से इतना भयानक मारती है ना कि इस बार तो एल्डर सूसेसैंग भी शॉक हो जाते हैं और सीधे ही अपने उनके पास जो चाकू होता है उस चाकू से अटैक को रोकते हैं। लेकिन भाई, जो एल्डर सूसेसैंग ने चाकू पकड़ा था उस चाकू पर भी ऐसे दरारें होने लगती हैं। एल्डर सूसेसैंग एक बढ़िया सी ओपनिंग देखकर तुरंत पीछे चले जाते हैं और अपने चाकू की हालत देखते हैं। भाई, उनकी चाकू पर ऐसे दरारें पड़ चुकी होती हैं। यह देखकर वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वह समझ जाते हैं कि शायर को हराना इतना ज्यादा आसान भी नहीं होगा। इसलिए वह तुरंत अपनी डोमेन की पावर्स का यूज करते हैं और शायर को अपने डोमेन के अंदर ऐसे कैद कर लेते हैं। एक बड़ा सा डोमेन खतरनाक से शायर को चारों तरफ घेर लेता है। और गैस, जब एक उपयोगकर्ता अपने डोमेन की पावर्स का यूज करता है तो डोमेन के अंदर उसकी स्पीड और पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और ऊपर से यहाँ पर एल्डर सूसेसैंग एक असैसिन थे और असैसिन की स्पीड ही और उनके छुपने की कला ही काफी ज्यादा भयानक होती है। असैसिन टेंपल के जो एल्डर सूसेसैंग होते हैं वो अपने डोमेन में ऐसे गायब हो जाते हैं। वहाँ पर वो सोचते हैं कि शायर उनको नहीं ढूंढ पाएगी, लेकिन शायर अपनी डोमेन की भी पावर वहीं पर रिलीज कर देती है। और इस बार जो शायर का डोमेन निकलता है भाई, इतनी ज़्यादा भयानक उसके अंदर से आवाज़ रिलीज होती है ना कि एल्डर सूसेसैंग भी एक जगह कांप जाते हैं। और एल्डर सूसेसैंग और शायर एक दूसरे के ऐसे डोमेन में समझे घुसे हुए थे। लेकिन शायर एल्डर सूसेसैंग की लोकेशन का पता लगाती लेती है और सीधे उन पर अपनी दांती से अटैक करती है, धड़ाम दे। इस बार ये बात देखकर सीधे एल्डर सूसेसैंग भी काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं कि भाई, इस बच्ची ने आखिर मुझे कैसे ढूंढ लिया। दोनों के बीच में गाइस काफी ज्यादा भयानक बैटल होती है और एल्डर सूसेसैंग शायर पर कोई जानलेवा अटैक नहीं कर रहे थे। ये मैं आपको पहले कंफर्म कर देना चाहता हूँ, क्योंकि शायर असैसिन टेंपल की सबसे ज्यादा टैलेंटेड लड़की है। और एल्डर सूसेसैंग ये बोल रहे थे कि नाइट टेंपल का हमें सपोर्ट ना कर मेज टेंपल का सपोर्ट करना चाहिए। वो इसलिए बोल रहे थे क्योंकि भविष्य में अगर मेज टेंपल इस नए गठबंधन का लीडर बन जाता है तो अगर ये लोग नाइट टेंपल का सपोर्ट किए रहेंगे तो ये मेज टेंपल से कोई मदद मांगने जाएंगे तो ये लोग नहीं बोल सकते कि भाई तुमने हमें तो वोट नहीं दिया था। ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट हो सकती है ना। गाइस, राजनीति हर जगह चलती है। तो गाइस, यहाँ पर जो शायर होती है और सूसेसैंग के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैटल होती है, जिसमें शायर सूसेसैंग को काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से ढकेल देती है और एल्डर सूसेसैंग समझे कुछ कर और भी नहीं पाते। शायर बहुत ही गंदे तरीके से उन्हें हराती है। और वहाँ पर जो एल्डर सूसेसैंग होते हैं वो भी गाइस फर्स्ट एल्डर थे, जिसकी वजह से वो भी अभी लड़ने में सक्षम थे। तो शायर भी देखती है कि भाई ये बूढ़ा काफ़ी ज़्यादा इसका हो रहा है, ये हार ही नहीं मान रहा है।
तो इसलिए शायर वहां पर एक बहुत ज़्यादा खतरनाक टेक्निक का यूज़ करती है, जिसमें शायर के हाथ में एक काला कलर का कमल आ जाता है और गोल गोल ऐसे खतरनाक सी लपटे काली कलर के कमल से निकल रही होती है। वो कमल काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है और उसके अंदर से जो आभा निकल रही होती है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है। शायर फर्स्ट एल्डर ज़ूसेंग से बोलती है, फर्स्ट एल्डर ज़ूसेंग, ये मेरी डोमेन टेक्निक है, क्या आप मेरी डोमेन टेक्निक का सामना करना चाहेंगे? देखिए, मैं अभी डोमेन टेक्निक पर उतना ज़्यादा महारत हासिल नहीं कर पाई हूँ और मुझे ऐसा नहीं लगता कि एक बार अगर मैं डोमेन टेक्निक का यूज़ कर दूंगी तो मैं फिर किसी तरह से इस टेक्निक को रोक सकती हूँ। भाई, इस डोमेन टेक्निक वाले कमल से इतना ज़्यादा भयानक आभा निकल रही थी ना, ज़ूसेंग भी कांप जाते हैं। ऊपर से जब ये नाम सुनते हैं कि शायद डोमेन टेक्निक का भी यूज़ कर लेती है तो वो काफ़ी ज़्यादा हिल जाते हैं और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुशी में चिल्लाते हैं, हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। तो गाइस, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये डोमेन टेक्निक इतनी ज़्यादा खास क्यों है। तो जब एक कल्टीवेटर डोमेन्स की क्षमताओं में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना, मतलब उसे डोमेन की काफ़ी ज़्यादा समझ हो जाती है, तो वो डोमेन टेक्निक का निर्माण कर लेता है। और इसी बात से आइडिया लगा जा सकता है कि उस बंदे की स्पिरिचुअल पावर पहले ही से ही 2.5 लाख के पार जा चुकी है। शायर की स्पिरिचुअल पावर कितनी पहुँच चुकी है हमें कोई भी आइडिया नहीं है। यहाँ तक कि जो फर्स्ट एल्डर ज़ूसेंग है और लीडर शैंग्यू है ना, वो भी अपनी डोमेन टेक्निक का यूज़ नहीं कर सकते। वो लोग केवल डोमेन का निर्माण कर सकते हैं। आप ये समझिए कि जब एक नॉर्मल कल्टीवेटर 2 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी के पास पहुंच जाता है ना, तो उसे अपनी डोमेन मिल जाती है। लेकिन डोमेन टेक्निक का निर्माण करना ये बंदा काफ़ी ज़्यादा स्पेशल लोग ही कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं शायर कितनी ज़्यादा स्पेशल हो चुकी है। अगर शायर इतनी ज़्यादा स्पेशल है तो लॉन्ग हाउचेन का क्या हाल चाल है। फर्स्ट एल्डर ज़ूसेंग शायर के सामने झुक जाते और कहते हैं, मैं शायर असैसिन टेम्पल की नई लीडर के रूप में स्वीकार करता हूँ। साथ ही साथ शायर अब जो भी बोलेगी मैं वो सारी चीज़ें करने के लिए तैयार हूँ। और गाइस, ये झुकते नहीं है बल्कि असैसिन टेम्पल का ना एक स्पेशल नहीं, किसी के सामने एकदम 100% सपोर्ट प्रकट करना और दिल से एकदम लीडर मान लेना है, ऐसी वाले वो समझे शायर के सामने झुक जाते हैं। और सभी एल्डर्स भी शायर की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हैं और वो लोग भी मान जाते हैं कि ठीक है, हम लोग नाइट टेम्पल का सपोर्ट करेंगे। और शायर उन लोग को ऐसे बहुत सारी चीज़ें बातें होते करती है। और गाइस, नेक्स्ट चैप्टर से ही आपको लॉन्ग हाउचेन देखने को मिल जाएगा और इसकी भयानक एंट्री भी हमें देखने को मिलेगी और आप लोग को भी आइडिया रहेगा कि भाई लॉन्ग हाउचेन की कल्टीवेशन पावर किस लेवल तक पहुंच चुकी है। तो थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो जल्दी मैं डाल दूंगा। तो गाइस, लॉन्ग हाउचेन पहले ही जिंदा हो चुका है। अगर आपने हमारे वो 2 घंटे की वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये चल रहा है लॉन्ग हाउचेन किस प्रकार से जिंदा होकर शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी को हासिल करता है और इस पूरी इंसानियत का सबसे ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बनता है। तो ये वीडियो है पार्ट 4। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें, वहां पर आपको सारे एपिसोड्स के लिंक मिल जाएंगे। तो गाइस, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सीमा सियान को दिखाया जाता है, जो इस टेम्पल गैदरिंग कॉम्पिटिशन में जब उसका नंबर आया होता है तो भाई उसने काफी ज्यादा खतरनाक एंट्री मारी होती है। एकदम वो अपने डोली शोली दिखा रहा होता है, साथ ही साथ उसका टकला चमक रहा होता है। गाइस, वहाँ पर जो सीमा सियान की गर्लफ्रेंड होती है वो जैसे ही सीमा सियान को देखती है उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो काफी ज्यादा खुश भी हो जाती है। गाइस, सीमा सियान की गर्लफ्रेंड का नाम फैन लिंगर है। फैन लिंगर ने सीमा सियान को टोटल 4 साल बाद देखा था, क्योंकि उसे ऐसा न्यूज मिली थी कि लॉन्ग हाउचेन खत्म हो चुका है और लॉन्ग हाउचेन के टीम मेंबर्स को खोजा जा रहा है, लेकिन कोई भी नहीं मिला था। तो नहीं, ऐसे लोग बातें करने लगते हैं कि भाई सब खत्म हो चुका है। तो सीमा सियान के बारे में भी ऐसे उसने न्यूज़ पाई थी कि शायद सीमा सियान भी अब नहीं रहा। तो उसे बहुत ही ज्यादा दुख हुआ था, लेकिन उससे कहीं ना कहीं अंदर विश्वास था कि सीमा सियान अभी भी जिंदा है। और गाइस, थ्रोन ऑफ शील्ड की सबसे ज्यादा खास बात मुझे यही लगती है कि गॉड इलेक्ट्रोलस की ब्रेकअप स्टोरी के अलावा आई थिंक हमने अभी तक कोई भी खतरनाक धोखेबाज लड़की नहीं देखी। सारी ही अपनी प्यार के प्रति काफी ज्यादा वो लोग लॉयल थी। तो गाइस, यहाँ पर हमें सीमा सियान के अपोनेंट के बारे में पता चलता है, जो स्पिरिचुअल टेंपल का एक काफी ज्यादा पावरफुल एल्डर होता है, जो एरिना में एंटर करता है और उसका नाम होता है हेल गेट समनर और इसकी कल्टीवेशन पावर होती है लेवल 8 के पीक पर। और गाइस, ये बंदा इसलिए इतना ज्यादा स्पेशल है क्योंकि ये फॉरबिडन आर्ट का यूज करता है। फॉरबिडन आर्ट का यूज करने की वजह से बहुत ही ज्यादा भयानक बीस्ट को समन कर सकता है, जिसकी पावर लेवल 9 की काफी ज्यादा खतरनाक होती है। यहाँ पर जो फैन लिंगर होती है उसे भी सीमा सियान की काफी ज्यादा टेंशन होने लगती है,
क्योंकि उसे जितना आइडिया था सीमा जियान का सबसे ज्यादा खतरनाक मूव है उसका वो गदा है। लेकिन टेंपल गैदरिंग कंपटीशन में गाइस एक रूल है कि कोई भी बंदा अपने वेपन्स का यूज नहीं कर सकता। तो इसीलिए फैनलिंगर को चिंता होने लगती है कि भाई सीमा जियान आखिर उस लेवल 8 के पीक वाले समनर से फाइट कैसे करेगा। तो गाइस यहाँ पर सीमा जियान तो काफी ज्यादा चिल मोड में खड़ा होता है, ऐसे अपना हाथ और लड़ा रहा होता है, मुक्का मुक्का आ जा भाई, मुक्के से ही तोड़कर रख दूंगा। आसपास के कल्टीवेटर पे हिले हुए थे, भाई मुक्के से लड़ेगा क्या। तभी वहां पर जो हेल गेट का समनर होता है वो अपनी समनिंग स्टार्ट करता है। पीछे से काफी ज्यादा बड़ी काली कलर के पोर्टल तैयार होती है जिसके अंदर से काफी ज्यादा भयानक पावर फूट पड़ती है और उस पोर्टल से 12 हेल हाउंड्स डॉग बाहर निकलते हैं जिनकी बॉडी से काफी ज्यादा काली रोशनी फूट पड़ती है। ये जो सारे हेल हाउंड्स होते हैं वो लेवल 6 के कल्टीवेटर होते हैं। सारे हेल हाउंड्स सीमा जियान पर अटैक करते हैं। तो गाइस यहाँ पर ये जो समनर है ना उसका मेन एम है सीमा जियान को इन 12 हेल हाउंड डॉग्स द्वारा नहीं हराना था, बल्कि उसे थोड़ा सा टाइम चाहिए था ताकि वो अपनी जो फॉरबिडन आर्ट है उसका यूज कर सके। इसलिए पहले उसने 12 हेल हाउंड्स को समन किया था और ये 12 हेल हाउंड्स को उसने सोचा था कि सीमा जियान को कुछ टाइम तक उलझाए रखेंगे और फिर इसी मौके का फायदा उठाते हुए अपनी समनिंग को कंप्लीट कर लेगा। तो गाइस यहाँ पे जो हेल हाउंड्स होते हैं वो सीमा जियान की तरफ बढ़ने लगते हैं। सीमा जियान भी ऐसे गर्दन चटकाता है और फिर ऐसे मुक्का उक्का करता है और कहता है चलो भाई काफी ज्यादा देर हो चुका है। और इसी के साथ सीमा जियान भाई इतना ज्यादा भयानक मुक्का मारता है ना कि 12 के 12 हेल हाउंड्स एकदम चुटकियों में गायब हो जाते हैं। ऑडियंस भी हिली हुई थी कि भाई ये सच में प्रीस्ट टेंपल का मेंबर है। एक तो बॉडी स्टॉडी देखो एकदम टकला उकला बनकर, भाई क्या ही मार रहा है। ऊपर से यहाँ पर वो अपनी फिजिकल पावर का इधर यूज कर रहा है, स्पिरिचुअल पावर का उतना यूज ही नहीं कर रहा है। और फिर गाइस इधर जो समनर होता है वो भी शॉक हो जाता है कि भाई उसके हेल हाउंड्स को सीमा जियान ने बहुत ही ज्यादा इजिली खत्म कर दिया एक झटके में। उसने सोचा था कि उसका जो हेल हाउंड है वह कुछ समय तक सीमा जियान को उलझाए रखेंगे। हाँ सीमा जियान इन्हें जल्दी खत्म कर देगा क्योंकि समनर को भी उसकी पावर्स का आइडिया लग चुका था, बट उसने नहीं सोचा था कि इतना जल्दी वह उसके सारे हेल हाउंड्स को हरा देगा। अगर सीमा जियान उसके समनिंग में डिस्टर्बेंस पैदा करता है और वह उसकी समनिंग कंप्लीट नहीं हो पाती तो भाई वो वैसे ही हार जाएगा, क्योंकि एक समनर का जो पावरफुल मूव होता है उसकी समन किया गया बीस्ट ही होता है। तो जल्दी जल्दी अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए और अपने मंत्रों का यूज करते हुए वो अपनी समनिंग को स्टार्ट कर देता है। वो जल्द से जल्द करना चाहता था क्योंकि सीमा जियान उसकी तरफ बढ़ होता है। लेकिन एक शॉकिंग बात है, सीमा जियान ना उस समनर से कुछ दूरी पर रुक जाता है और अपना ऐसे मुक्का उक्का करने लगता है। ऑडियंस भी हिली हुई थी कि भाई इस सीमा जियान को क्या हो गया, इसको अटैक करना चाहिए ना अपने अपोनेंट पर और उसकी समनिंग को भंग कर देना चाहिए। लेकिन ये बंदा तो रुक चुका है और इसे देखकर ऐसा लग रहा है ना कि सीमा जियान अपने अपोनेंट समनर को वेट कर रहा है कि भाई तू अपनी समनिंग कंप्लीट कर ले तब तुझे तोड़ूंगा। साथ ही साथ सीमा जियान वहां पर ऐसे पुशअप भी मारने लगता है, बॉडी वॉडी दिखाने भी लगता है। यहाँ पर पूरी ऑडियंस हिली हुई थी कि भाई ये सीमा जियान आखिर करना क्या चाहता है। तो फिर गाइस इधर हमें समनर को दिखाया जाता है जो कुछ ही टाइम के अंदर अपनी समनिंग को कंप्लीट कर लेता है और जैसे उसकी समनिंग कंप्लीट होती है उसके जो पीछे बड़ा सा काला कलर का पोर्टल होता है वो और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है और उसके अंदर से काफी ज्यादा भयानक है लेवल 9 का स्नैक बाहर निकलता है जिसका नाम होता है हेल किंग स्नैक और इसकी पावर लेवल 9 की होती है और एकदम भयानक सी आवाज फूट पड़ती है। सीमा जियान इस हेल किंग स्नैक को देखकर तुरंत अपना ऐसे मुट्ठी उठी चटका कर काफी ज्यादा खतरनाक पंच मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। आसपास की ऑडियंस देखकर हिल जाती है कि भाई सीमा जियान यहाँ पर मुक्के से लेवल 9 के बीस्ट पर अटैक कर रहा है। सीमा जियान का मुक्का जैसे ही हेल किंग स्नैक से टकराता है भाई हेल किंग स्नैक कभी तुरंत पोर्टल से बाहर आया था तब तक सीमा जियान का उस पर मुक्का पड़ता है। भाई हेल किंग स्नैक जाकर दूर गिरता है और उसको एकदम चक्कर उक्कर आ जाता है। यह देखकर पूरी ऑडियंस हिल जाती है कि भाई ये टकला प्रीस्ट टेंपल का मेंबर कितना ज्यादा खतरनाक हो चुका है। तभी वहां पर वो जो समनर होता है वो अपनी पूरी पावर्स का यूज करता है और स्नैक हेल किंग को अपनी पूरी ताकत लगाकर सीमा जियान पर अटैक करने के लिए बोलता है, क्योंकि वो भी जान चुका था सीमा जियान कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। इसलिए वहां पर जो हेल किंग स्नैक होता है वो अपनी पूरी खतरनाक पावर्स का यूज करता है। उसकी बॉडी से खतरनाक खतरनाक काली काली आभाएं रिलीज होती हैं और भयानक गति से वो फिर सीमा जियान पर अटैक करता है। लेकिन सीमा जियान इस बार अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करता है।
अभी तक वो केवल अपनी फिजिकल पावर का यूज़ कर रहा था, डोले सोले नहीं बनाया जैसे आप डंबल में जाकर जिम में बनाते हैं तो आपकी फिजिकल पावर हो गई। तो वो अभी तक फिजिकल पावर से लड़ रहा था भाई। उसकी बॉडी से जैसी स्पिरिचुअल पावर रिलीज होती है, उसके पीछे दो बड़े बड़े पंख दिखाई देते हैं और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक गति से इस बार सीमा सियान हेल किंग स्नैक पर मारता। और भाई उसका मुक्का इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि लेवल 9 का वो जो बड़ा सा हेल किंग स्नैक होता है उसको सीमा सियान 20 से 2 टुकड़े में काट देता है। भाई इस नज़ारे को देखकर एकदम ऑडियंस और भी ज़्यादा चौंक जाती है। सबसे ज़्यादा शौक तो वो इस बात से थी कि सीमा सियान की उम्र अभी लमसम 30 साल से भी कम थी और वो बंदा लेवल 9 का कल्टीवेटर बन चुका है। इतना ज़्यादा जीनियस बंदा। प्रीस्ट टेम्पल के सभी मेंबर खुशी से चिल्लाने लगते हैं, सीमा सियान हम भी टकले बनेंगे और आपकी तरह कल्टीवेशन करेंगे। भाई सीमा सियान ने एकदम खतरनाक सा हल्का उल्का मचा दिया था और इधर जो डार्क ये समनर होता है वो भी हिला हुआ था, क्योंकि सीमा सियान ने यहाँ पर अभी केवल अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज़ किया था, कोई भी खतरनाक टेक्निक नहीं यूज़ किया था। भाई अगर वो टेक्निक यूज़ कर देगा खतरनाक है तब इसका क्या हालत होता। तो वहाँ पर जो रेफरी चैंग जुडियान होते हैं वो सीमा सियान को इस राउंड का विनर घोषित कर देते हैं। फिर सीमा सियान तुरंत जहाँ पर ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप के मेंबर्स यानी लॉन्ग हाउचन और सारे लोग बैठे हुए थे उधर वापस चला जाता है। तो गाइस यहाँ पर ऑडियंस हिली हुई थी कि सच में भाई ये एक प्रीस्ट था। प्रीस्ट तो मुझे किसी भी हालत में लग नहीं रहा होता है। प्रीस्ट टेम्पल के लीडर भी सीमा सियान को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक में होते हैं और ऊपर से उन्हें काफ़ी ज़्यादा खुशी भी होती है कि उनके टेम्पल से इतना ज़्यादा एक जीनियस बंदा बाहर निकला है। उन्हें काफ़ी ज़्यादा सीमा सियान पर गर्व होता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो फैन लिंगर होती है वो भी सीमा सियान की पावर को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी होती है। वह सीमा सियान से मिलने के लिए तुरंत उस ऑडियंस वाले जगह से वीआईपी सीट में बैठी होती है ना, तो निकल कर सीमा सियान जहाँ जा रहा होता है वह तुरंत सीमा सियान से मिलने के लिए उसकी तरफ भागने वाली होती है। लेकिन फैनलिंगर की दोस्त उसे पकड़ लेती है और कहती है, अरे सीनियर आप ये क्या कर रही हैं? भाई देखिए यहाँ पर इतनी सारी ऑडियंस है। फैनलिंगर बोलती है, अरे मैं सीमा सियान से मिलने के लिए जा रही हूँ, उससे मिले हुए काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है। तो वहाँ पर फैनलिंगर की दोस्त बोलती है, अरे भाई आप समझ नहीं रहे मैटर, सीमा सियान लेवल 9 का कल्टीवेटर बन चुका है और पूरे वो इतिहास का सबसे ज़्यादा जीनियस बंदा बन चुका है। उसके पीछे अब तो लड़कियाँ मरेंगी, तो आप पर आखिर ध्यान क्यों देगा? तो वहाँ पर फैनलिंगर बोलती है, अरे तुम क्या बोल रही हो? सीमा सियान ऐसा क्यों करेगा मेरे साथ? तो वहाँ पर फैनलिंगर बोलती है, मतलब गाइस इसके दोस्त वैसे भड़का उड़काने लगती है यार, ऐसे जैसे दोस्त होती हैं भड़काते उड़ने लगती हैं, स्पेशली लड़कियों में ऐसा हो। तो फैनलिंगर की दोस्त बोलती है, आप यहीं पर बैठे रहिए, अगर सीमा सियान आपसे सच में लव करता है तो वो सच में आपसे मिलने के लिए आएगा और आप जितने उससे मिलने के लिए तड़प रही हैं वो भी उतना ही तड़प रहा होगा। तो आप यहाँ पर बैठ जाइए। अगर सीमा सियान आपसे मिलने के लिए नहीं आता है तो समझिए अब सीमा सियान आपको भूल चुका है। तो गाइस वहाँ पर फैनलिंगर की दोस्त है ऐसे भड़काती उड़काती है, तो वहाँ पर फैनलिंगर भी आराम से चुपचाप बैठ जाती है। तो गाइस ऐसे ही टेंपल गैदरिंग का कंपटीशन चलता है जहाँ पर जो मेज टेंपल के लीडर हैं ली सेंगसी, उनकी भी फाइट का नंबर आ जाता है। उनकी फाइट हो रहा था वॉरियर टेंपल के एक एल्डर के साथ जो लेवल 9 के एकदम लेवल 1 पर होता है, मतलब 1 लाख उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है। और वो बंदा जैसे ली सेंगजी के सामने जाता है, ली सेंगजी अपनी एक ही अटैक मारते हैं, उतने में वो बंदा एकदम चिप हो जाता है, यानी वो बंदा हार जाता है। क्यों गाइस ली सेंगजी कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, उनकी पावर काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुकी है। फिर ऐसे फाइट्स चलती रहती है और 35वें राउंड के अंदर यहाँ पर जो ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप है उस पर एक रोशनी गिरती है और वहाँ से एक बंदा काफ़ी ज़्यादा कूल एंट्री मारता है, एकदम हीरो माफिक एंट्री मारता है। एकदम उसने जो लबादा बादा पहना था निकालता उकालता है, काफ़ी ज़्यादा हीरो नियर मारता, हरे हरे कलर के बाल होते हैं। तो आप समझ चुके होंगे भाई ये बंदा कौन है। ये बंदा कोई और नहीं बल्कि हमारा लिंग शुआन है। तो गाइस उसी ऑडियंस के बीच में लिंग शुआन के दादाजी साथ ही साथ लिन शिन भी बैठी हुई थी। और आप भी जानते हैं कि जो लिन शिन है वो लिंग शुआन से प्यार करती है। लिन शिन भी लिंग शुआन का काफ़ी ज़्यादा समय से इंतजार कर रही थी। लिंग शुआन का वो इंतजार करते करते मतलब मेज टेंपल के अंदर ही 4 सालों तक रुकी हुई थी। जो लिंग शुआन के दादाजी ने उन्होंने लिंग शिन से बोला था कि भाई चले जाओ, शायद मेरा पोता अब नहीं रहा, हमने उसे बहुत खोजा, बट वो मेज टेंपल से नहीं गई थी, वो लिंग शुआन का वहीं पर वेट कर रही थी। आपने गाइस ये घटना देखा। और फिर हमें पता चलता है जो लिंग शुआन का अपोनेंट है वो एक घासियन नाइट है। दोनों ही बंदे एक दूसरे के अरीना के सामने आते हैं। यहाँ पर जो लिंग शुआन होता है वो अपना हाथ ऐसे आगे उठाता है और उसके हाथ के अंदर से एक नीली कलर की ऐसी पतली बीम शूट होती है। तो ऑडियंस भी कहती है भाई ये पानी का अटैक मार रहा है क्या, होली थोड़ी ना यहाँ पर चल रहा है, तो होली खेल रहा है।
लेकिन वहां पर जो गार्जियन नाइट होता है उसे इस पतली नीली कलर की बीम के अंदर से काफी ज्यादा भयानक पावर महसूस होती है। इसलिए वो गार्जियन नाइट इस अटैक को हल्के में नहीं लेता, बल्कि अपने सामने काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल पावर्स का यूज करते हुए शील्ड का निर्माण करता है। लेकिन यहाँ पर जो लिंग जुआन का ये अटैक होता है वो जैसे ही गार्जियन नाइट के शील्ड से टकराता है भाई उसके शील्ड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, शील्ड के एकदम छेद हो जाते हैं और वो जो छोटा सा थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ था उस अटैक का वो जाकर गार्जियन नाइट की बॉडी से टकराते हैं। गार्जियन नाइट को ऐसा महसूस होता है उसकी बॉडी पूरी जल जाएगी, क्योंकि गाइस ये पानी वाला अटैक नहीं था बल्कि नीली कलर की फायर थी। पूरी ऑडियंस भी देखकर हिल जाती कि भाई फायर नीली कलर की कब से होने लगी। ये बंदा फायर मैजिक में काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका होता है। जो लिंग जुआन का ओपोनेंट गार्जियन नाइट होता है वो भी एकदम लिंग जुआन की इस अजीब सी पावर को देखकर हिल जाता है। यहाँ पर जो लिंग जुआन होता है वो यहीं पर नहीं रुकता बल्कि इस बार 2 बीम तैयार करता है। ये देख कर ना गार्जियन नाइट हिल जाता है, क्योंकि उसने जब वो शील्ड बनाई थी ना उसने अपनी पूरी पावर लगाकर एक बीम को रोकने के लिए शील्ड बनाई थी, लेकिन एक बीम ने उसके शील्ड के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। लेकिन इस बार लिंग जुआन 2 पतली पतली नीली फ्लेम्स को तैयार करता है। यह देखकर गार्जियन नाइट को पसीना आ जाता है, लेकिन गार्जियन नाइट भाई ऐसे हार नहीं मारने वाला था। वो भी अपनी पूरी ताकत लगाता और फिर से बहुत ही ज्यादा बड़ी सी अपने सामने से इस बड़ी सी शील्ड तैयार कर देता है। लेकिन जो लिंग जुआन का दूसरे 2 बीम वाला अटैक होता है भाई जैसे उसके शील्ड से टकराता है शील्ड के इस बार टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। गार्जियन नाइट एकदम छटकते पटकते दूर जाकर गिरता है। इस नज़ारे को देखकर पूरी ऑडियंस हिली हुई थी कि भाई ये कितना ज्यादा खतरनाक मैजिशियन है। यहाँ पर गाइस जो गार्जियन नाइट होता है वो भी लिंग जुआन की तरफ देखता है और मन ही मन सोचता है कि लिंग जुआन जो भी ये नीली फ्लेम्स को तैयार कर रहा है उसमें उसकी काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर खर्च हो जा रही है, तो उसे थोड़ा सा बस ऐसे टिकना होगा। एक बार जब लिंग जुआन की स्पिरिचुअल पावर खत्म हो जाएगी तो बढ़िया से मौके का फायदा उठाकर लिंग जुआन को हरा देगा। लेकिन गाइस इस बार का नज़ारा और भी ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि लिंग जुआन इस बार 20 नीली फ्लेम्स को तैयार करता है। इस नज़ारे को देखकर पूरी ऑडियंस यहाँ तक कि उसका जो ओपोनेंट है वो तो भाई हक्के बक्के रह जाते हैं। एकदम वो लोग बोलते भाई ये बंदा क्या है, 20 नीली फ्लेम। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। मैंने इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय। तो गाइस लॉन्ग हाउचन वापस से जिंदा हो चुका है, साथ ही साथ वह किस प्रकार से शील्ड वैन थ्रोन ऑफ इटर्निटी को हासिल कर इस पूरे इंसानियत का सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बनता है। तो ये वीडियो है पार्ट 3। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया तो एक बार चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें, वहां पर आपको सारे एपिसोड्स के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था सायर ने पूरे असैसिन टेम्पल में तहलका मचा दिया था। सायर की स्पिरिचुअल पावर पहले से 2.5 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है। 2.5 लाख क्या गाइस और भी हो सकती है, बस मैं अनुमान लगा रहा हूँ। अभी तक ऑफिशियली ये नहीं बताया गया कि कितना हुआ है, बट उस सायर के पास डोमेन टेक्निक भी आ चुकी है, जिसकी वजह से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि उसकी स्पिरिचुअल पावर पहले से 2.5 लाख या 3 लाख लमसम हो सकती है, उससे भी ज्यादा गाइस। आगे के एपिसोड में हमें जल्दी आइडिया लग जाएगा। तो फिर हमें यहाँ सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और होली सिटी का सीन दिखाया जाता है। होली सिटी में काफी ज्यादा इस समय भीड़ थी, क्योंकि होली सिटी के अंदर ही टेंपल गैदरिंग कंपटीशन को ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है और इस कंपटीशन को देखने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं। और फिर हमें एक दीवार पर एक नोटिस लगे हुए दिखाया जाता है, जहां पर बहुत सारे लोग इस नोटिस को पढ़कर चले जा रहे होते हैं। लेकिन एक बंदा जिसने मास्क पहना होता है, मतलब उसका पूरा शरीर लवादा से ढका होता है, केवल उसकी आंखें ही दिख रही होती हैं, वो उस नोटिस को बहुत ही ज्यादा ध्यान से पढ़ा होता है और बोलता है अच्छा तो कल होने वाला है टेंपल गैदरिंग कंपटीशन। और गाइस उस नोटिस में पूरा टेंपल गैदरिंग में जो कंपटीशन है होने वाला है सभी 6 टेंपल्स के पावरफुल एल्डर्स का, उसका टाइम लिखा होता है कि कब होने वाला है। सारे रूल्स लिखे होते हैं, जिनमें से एक रूल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वह रूल यह है कि हर एक टेंपल से मैक्सिमम 36 लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी गाइस टोटल 6 टेंपल्स मौजूद है, यानी टोटल 216 लोग पार्टिसिपेट करेंगे, जिनमें से 6 टेंपल के पावरफुल पैट्रियार्च होंगे और फर्स्ट एल्डर, सेकंड एल्डर, ऐसे बहुत सारे जो एल्डर्स नहीं होंगे वो सारे लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। यानी मिनिमम जो एक एल्डर की कल्टीवेशन होगी वो लेवल 8 के पीक पर होगी, कि हर एक टेंपल अपने पावरफुल लोगों को इस कंपटीशन में भेजेगा, क्योंकि यही कंपटीशन डिसाइड कराता है कि किस टेंपल की रैंकिंग क्या होगी।
तो फिर सारे बंदे जैसे नोटिस पढ़ पढ़ कर चले जा रहे होते हैं ना, लेकिन वो मास्क वाला बंदा कुछ ज़्यादा देर से नोटिस को पढ़ रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज़ आती है, अरे भाई तुम हो कौन, और आखिर तुम इस नोटिस को इतना ज़्यादा ध्यान से क्यों पढ़ो, और तुमने पूरा एकदम लबादा बादा क्यों अपने पूरे चेहरे वहरे को ढक कर रखा हुआ है, कहीं तुम डीमन से मिले हुए तो नहीं हो, और इस टेम्पल गैदरिंग कंपटीशन में तुम्हारा कोई गलत इरादा तो नहीं है। तुम्हें देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि तुम इस पूरे टेम्पल गैदरिंग कंपटीशन के हर एक नियम को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से पढ़े हो। तो मास्क वाला बंदा पीछे मुड़ता है, वहां पर एक ब्यूटीफुल सी लड़की होती है, गाइस ये होती है तानवान, जो मेज टेम्पल के लीडर ली सैंगसी की एकलौती डिसाइपल है, और ये बंदी पहले से लेवल 8 के एकदम पीक पर पहुंच चुकी है। तो ये उस मास्क वाले बंदे से कहती है, जल्दी से अपना मास्क हटाओ और अपना चेहरा दिखाओ, मुझे तुम पर शक हो रहा है, आखिर तुम हो कौन, और तुरंत अपनी बॉडी से काफी ज्यादा भयानक हवा को रिलीज करती है और उस मास्क वाले बंदे पर अपना प्रेशर डालने की कोशिश करती है, क्योंकि वो लेवल 8 के पीक पर होती है। गाइस ये कल्टीवेशन लेवल काफी ज्यादा भयानक होता है, बट उस मास्क वाले बंदे पर उसका कुछ भी असर नहीं होता। वो मास्क वाला बंदा बोलता है, तानवान तुमसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई, तुमसे मिले हुए काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है, और इसी के साथ वो बंदा अपने चेहरे पर अपने मास्क हटाता है। गाइस ये बंदा कोई और नहीं बल्कि लॉन्ग हाउचेन होता है। लॉन्ग हाउचेन को वहां पर देखकर तानवान काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है, लॉन्ग हाउचेन तुम अभी जिंदा हो। लॉन्ग हाउचेन तानवान से बोलता है कि मेज टेम्पल के लीडर ली सैंगसी को मेरा सलाम बोलना। इसी के साथ लॉन्ग हाउचेन अपनी जगह से अचानक से गायब हो जाता है। मतलब उसकी स्पीड इतनी ज्यादा भयानक थी कि तानवान उसको थोड़ा सा भी पता नहीं लगा पाती कि भाई वो बंदा गया कहाँ पर। तानवान एकदम हिली हुई थी। और गाइस तानवान से लॉन्ग हाउचेन ने एक बार नॉवेल के एपिसोड्स में मिला था, लेकिन यहाँ पर ऑफिशियल एपिसोड में मैं ढूंढ रहा था ना, तो लॉन्ग हाउचेन इस लड़की से मिला ही नहीं था। शायद ऑफिशियल एपिसोड वाले ने ना तानवान का एकदम कैरेक्टर हटा दिया है। बट आप लोग ये समझिए कि लॉन्ग हाउचेन एक बार उससे मिला था, लेकिन इस लड़की ने लॉन्ग हाउचेन को थोड़ा सा हल्के में पहले ले लिया था और उसने सोचा था कि वह एक दिन लॉन्ग हाउचेन को सरपास कर उससे भी ज़्यादा टैलेंटेड हो जाएगी। और इन 4 सालों में उसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी, लेकिन जब उसने आज लॉन्ग हाउचेन को जीवित होते हुए देखा, उसने भी न्यूज़ सुनी थी ना डीमन गॉड एम्परर का अनाउंसमेंट कि लॉन्ग हाउचेन मर चुका है। बट आज उसने यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन को देखा, एकदम हिली हुई थी। साथ ही साथ उसने अपनी पूरी प्रेशर लॉन्ग हाउचेन पर डालने की कोशिश की थी, लेकिन लॉन्ग हाउचेन पर उसका एक भी असर नहीं हुआ था। और लॉन्ग हाउचेन यहाँ से जब गया था ना, तो उसकी बॉडी से थोड़ी सी उसकी आभा रिलीज हुई थी। उसकी आभा से ये तो पता लग गया था कि भाई ये बंदा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। यहाँ तक कि तानवान भी उसकी कल्टीवेशन का अंदाजा नहीं लगा पा रही थी, और उसे एहसास हुआ ना उस आभा को महसूस कर थोड़ी सी लॉन्ग हाउचेन की बॉडी से निकली थी कि लीडर ली सैंगसी, जो मेज टेम्पल के पैट्रियार्च हैं और जिसने इंसानियत का दूसरा सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर इस समय माना जाता है, उनकी आभा और लॉन्ग हाउचेन की पावर एकदम सेम टू सेम लग रही थी। लेकिन यही बात तानवान सोच का शौक में थी कि भाई ये कैसे हो सकता है। तो फिर गाइस हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर आज होता है टेम्पल गैदरिंग कंपटीशन का दिन, जहां पर पूरे अलायंस के स्टेडियम में काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो रही होती है। लोग पहले से आकर अपनी अपनी सीट पर बैठ चुके होते हैं, क्योंकि आज उन्हें टेम्पल गैदरिंग कंपटीशन में सभी टेम्पल्स के स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर को फाइट करते हुए देखने का मौका मिलेगा, इसलिए कोई भी इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता था। और फिर गाइस हमें 2 VIP लड़कियों को दिखाया जाता है, जिनमें से आगे वाली बंदी होती है सीमा सियान की गर्लफ्रेंड, जो होली सिटी में ऑक्शन हाउस नहीं है उसकी लीडर है शायद, या लीडर की बेटी है। अब मैं इतना ज़्यादा कंफर्म नहीं हूँ, आप लोग कमेंट कर बता सकते हैं। तो फिर यहाँ पर ये दोनों लड़कियाँ इतनी ज़्यादा बड़ी हस्तियाँ होती है, तो ये लोग भी कंपटीशन देखने वाली होती हैं, तो इनको थोड़ा सा VIP सीट मिला होता है। और इस सीमा सियान का इस गर्लफ्रेंड का नाम फैन लिंगर है। तो फिर जो कंपटीशन होता है एकदम शुरू हो चुका होता है, सारे बंदे बैठ चुके होते हैं, और फिर जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं 6 टेम्पल्स के, वो लोग अरीना में एंटर करते हैं। एक टेम्पल से 36 लोग आने वाले थे, यानी 6 टेम्पल से 216 कल्टीवेटर्स है, और जाकर अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। और गाइस इस समय जो नाइट टेम्पल को लीड कर रहे होते हैं वो होते हैं लॉन्ग लैटियन, यानी लॉन्ग हाउचेन के दादाजी। और लॉन्ग हाउचेन के दादाजी के पीछे 35 गोल्डन फाउंडेशन नाइट होते हैं, जो नाइट टेम्पल के सबसे ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स होते हैं। और ये लोग भी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं।
और फिर नाइट टेम्पल के एक एरिया से एक ग्रुप काफ़ी ज़्यादा लेट में आता है। तो नहीं बड़े बड़े कंपटीशन का नियम होता है कि भाई तुम लेट क्यों आएगे, तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। लेकिन इस मिस्टीरियस से ग्रुप के सभी लोगों ने, टोटल 10 लोग थे, सभी लोगों ने लबादा पहना हुआ था और उनका चेहरा और दिख नहीं रहा होता है। लेकिन जब वो उस गार्ड के पास जाते हैं और अपना टोकन दिखाते हैं तो गार्ड जो नाइट टेम्पल का ही एक बंदा होता है वो तुरंत उनके सामने झुक जाता है और फिर वो लोग अपने जगह पर चले जाते हैं, 10 के 10 बंदे। तो सभी बंदे हिले हुए थे कि भाई ये ग्रुप काफ़ी ज़्यादा लेट आया है, लेकिन फिर भी इन्हें एंट्री मिल रही है, लगता है कुछ स्पेशल बंदे हैं। तो फिर हमें यहाँ से एरिना की तरफ सीन शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पर एरिना में के बीचों बीच रेफरी की एंट्री होती है। जो रेफरी कोई और नहीं होते हैं बल्कि चैंग जुडियान होते हैं। चैंग जुडियान डीमन गॉड स्लेयर, डीमन हंट स्क्वाड के कैप्टन होते हैं। और यह डीमन हंट स्क्वाड इंसानियत का एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्क्वाड है। और इसके जो लीडर चैंग जुडियान है उन्हें रेफरी इसलिए बनाया गया ना क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भयानक बैटल होगी। तो नहीं बैटल में हो सकता है थोड़ा सा कुछ उल्टा सीधा हो जाए, तो एक पावरफुल रेफरी होगा तो ही ना रोक पाएगा। अब लो लेवल के कल्टीवेटर को रेफरी बना दिया जाए और कुछ लड़ाई में उल्टा सीधा हो गया, एकदम मारधार हो गया, तो यहाँ पर वो रेफरी बीच में भाई बीच बचाव करने जाएगा, भाई वही उसी को पीट पाट दिया जाएगा। तो एक पावरफुल रेफरी होना ही चाहिए ना। रेफरी अनाउंसमेंट करता है कि टेम्पल गैदरिंग कंपटीशन को स्टार्ट किया जाता है। जो पहला राउंड होगा वो लॉटरी राउंड होगा, जिसमें आसमान से बहुत सारी लाइट्स ऐसे घूमेंगी और 2 अपोनेंट्स पर, मतलब एक टेम्पल के बंदे पर लाइट एक गिरेगी और दूसरे टेम्पल के बंदे पर लाइट गिरेगी। तो ये दोनों बंदे एरिना में आएंगे और फाइट करेंगे। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट नोटिस है, यहाँ पर टेम्पल गैदरिंग कंपटीशन का एक नियम है कि अगर कोई भी टाइटल डीमन हंटर स्क्वाड इस टेम्पल गैदरिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहे तो उसके पास ये पूरा अधिकार है। तो इस बार एक टेम्पल गैदरिंग कंपटीशन पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहा है और उसका नाम है ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप। और 10 बंदे की तरफ इशारा किया जाता है, मतलब लाइट वाइट बढ़ जाती है गाइस उधर, जहाँ पर लॉन्ग हाउजन का पूरा टीम बैठा हुआ था, लेकिन सभी ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था और ब्राइट ग्लिमर और होप के बारे में कोई इतना जानता ही नहीं था। अरे गैस कुछ इंपॉर्टेंट लोग को आइडिया था कि लॉन्ग हाउचेन ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप का कैप्टन है, क्योंकि लॉन्ग हाउचेन के जो टाइटल डीमन हंटर स्क्वाड था वो थोड़ा समय के मतलब जल्दी बना था। ऊपर से लॉन्ग हाउचेन का वो डीमन गॉड के साथ थोड़ा सा पंगे हो गया था। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन का ग्रुप ही खत्म हो गया था, नहीं एकदम 4 साल तक लोग गैप थे, तो उतने लोग को आइडिया भी नहीं था। पूरी ऑडियंस हिली हुई थी कि टेम्पल गैदरिंग कॉम्पिटिशन में एक टाइटल डीमन हंटर स्क्वाड पार्टिसिपेट करने वाला है। ये कितना ज्यादा अजीब बात है, क्योंकि गाइस एक टेम्पल से 36 लोग आते हैं और एक डीमन हंट स्क्वाड में 36 लोग तो नहीं होंगे ना, मिनिमम 6 लोग होंगे, 7 लोग होंगे, 8 लोग होंगे। और 36 लोग का वो लोग सामना कैसे करेंगे, क्योंकि टेम्पल गैदरिंग कंपटीशन में किसी भी टेम्पल से जो भी 36 बंदे को उतारा जाएगा वो उस टेम्पल के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर होंगे। तो उन सभी का इस टेम्पल गैदरिंग कंपटीशन में अच्छा रैंक लाना पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, इन 1000 सालों में कुछ टाइटल डीमन हंटर स्क्वाड ने टेम्पल गैदरिंग कंपटीशन जो पीछे हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया था, लेकिन वो लोग फॉर ट्रेनिंग पर्पस के लिए करते थे कि भाई चलो इतने ज़्यादा पावरफुल एल्डर्स आए रहे हैं तो उन लोग का ट्रेनिंग हो जाएगा। लेकिन वो लोग भी अच्छा खासा प्रदर्शन नहीं कर पाते थे और हमेशा लास्ट ही आते थे। तो ऑडियंस भी कहते चलो जो होगा वो आगे देखा ही जाएगा। और इधर जो मेज टेम्पल के लीडर ली सैंगसी होते हैं वो भी जब देखते हैं कि ब्राइट ग्लिमर हुप वो जानते थे कि लॉन्ग हाउचेन का ये डीमन हंटर स्क्वाड है, तो वो भी जब ये बात सुनते हैं कि लॉन्ग हाउचेन अपने डीमन हंट स्क्वाड के साथ इस टेम्पल गैदरिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तानवान से सुना था कि लॉन्ग हाउचेन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर बन चुका है। तो उन्होंने सोचा था कि लॉन्ग हाउचेन नाइट टेम्पल की तरफ से पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था कि लॉन्ग हाउचेन अपने पूरे डीमन हंटर स्क्वाड के साथ अकेला ग्रुप बनाकर इस टेम्पल गैदरिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा। और वो भी मन ही मन कहते हैं कि लॉन्ग हाउचेन आखिर तुम करना क्या चाहते हो। फिर वहाँ पर जो रेफरी चैंग जुडियान होते हैं वो अपनी पावर्स का यूज़ करते हैं और एरिना के चारों तरफ एक बड़ी सी ऐसी पावरफुल शील्ड बना देते हैं। और इस शील्ड को बहुत सारे एल्डर्स आकर मेंटेन करते हैं, क्योंकि अंदर काफ़ी ज़्यादा भयानक एल्डर्स की फाइट होगी ना, तो हो सकता है कि कुछ बच्चों जो नॉर्मल कल्टिवेटर्स मैच देख रहे हैं उनको चोट वोट लग जाए, तो इसीलिए बड़ी सी फॉर्मेशन बना दिया जाता है। और रेफरी चैंग जुडियान
फर्स्ट फाइट की अनाउंसमेंट करते हैं तो वहाँ पर जो लाइट लगी होती है वो गोल गोल घूमती है और दो कल्टीवेटर्स पर जाकर रुकती है, जिनमें से पहला कल्टीवेटर एक नाइट टेम्पल का गोल्डन फाउंडेशन नाइट आर्मर होता है और दूसरा कल्टीवेटर मेष टेम्पल का एक एल्डर होता है। मेष टेम्पल का एल्डर साथ ही साथ नाइट टेम्पल का वो नाइट है। दोनों एरिना में आते हैं, उनके बीच में काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल होती है। मैं बैटल को ज्यादा एक्सप्लेन करने नहीं जाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लॉन्ग हाउचन को लाते हैं जल्दी जल्दी। तो उनके बीच में काफी ज्यादा भयानक भयानक बैटल होती है, लड़ाई झगड़ा, ये मुक्का ये मुक्का ये मुक्का। और फिर यहाँ पर जो नाइट टेम्पल का वो कल्टीवेटर होता है वो जीत जाता है। और फिर गाइस ऐसे 10 राउंड हो जाते हैं, मतलब गाइस 216 कल्टीवेटर से आप बोल सकते हैं लॉन्ग हाउचन के ग्रुप को मिलाकर 226 कल्टीवेटर थे, तो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े राउंड्स होने वाले थे। तो ऐसे 10-15 राउंड्स होते हैं जिनमें से जो नाइट टेम्पल था वो लमसम 3 राउंड्स पहले ही जीत चुका होता है। और फिर इस बार जो रोशनी होती है वो गोल गोल घूमकर हमारे ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप के एक कल्टीवेटर पर गिरती है और दूसरी लाइट असैसिन टेम्पल के एक एल्डर पर पड़ती है जिसकी कल्टीवेशन लेवल 8 के पीक पर होती है। दोनों ही बंदे तुरंत एरिना में एंटर करते हैं और एरिना में गैस मास्क को लगाकर नहीं जाना होता है, जिसकी वजह से ना वो ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप यानी लॉन्ग हाउचन का अपने ग्रुप का मेंबर तुरंत अपना मास्क हटाता है, मतलब पूरा लबादा उतार देता है। और हमें पता चलता है कि ये होता है यांग वेंग झाओ। यांग वेंग झाओ भी एरिना में एंटर करता है और अपनी पावर्स को काफी ज्यादा भयानक तरीके से रिलीज करता है। आसपास के कल्टीवेटर्स यांग वेंग झाओ को देखते हैं और शौक में कहते हैं ये तो यांग वेंग झाओ है, नाइट टेम्पल का वो बंदा जो 4 साल पहले गायब हो चुका था। साथ ही साथ इसकी कल्टीवेशन तो लेवल 8 के पीक पर पहुंच चुकी है। युवा पीढ़ी का सबसे ज्यादा टैलेंटेड बंदा और यांग वेंग झाओ की काफी ज्यादा तारीफें होने लगती है। तो फिर जो वो असैसिन टेम्पल का वो एल्डर होता है वो भी यांग वेंग झाओ को देखता है कि भाई ये तो बंदा काफ़ी ज़्यादा जवान है, काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। और फिर जो एरिना होता है ना वो थोड़ा सा बढ़िया से डिज़ाइन किया गया होता है असैसिन को छिपने उपने के लिए। तो जो असैसिन होता है वो तुरंत अपनी पावर्स का यूज़ करता है और तुरंत गायब हो जाता है, मतलब छिप जाता है इस पूरे अंधेरे में। यांग वेंग झाओ भी इधर उधर देखता है लेकिन वो असैसिन का आइडिया नहीं लगा पा रहा होता है। यांग वेंग झाओ तुरंत होली मेंटल पावर को रिलीज करता है। जो होली मेंटल गाइस नाइट टेम्पल की एक काफ़ी ज़्यादा बेसिक स्किल होती है। तो नाइट टेम्पल के कल्टीवेटर्स ये देख कर हिल जाते हैं कि भाई यांग वेंग झाओ ये कर क्या रहा है, नाइट टेम्पल की एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल की टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। साथ ही साथ यांग वेंग झाओ इस टेक्निक का पावर्स का यूज करता है और अपनी तलवार में काफी ज्यादा भयानक पावर्स को इकट्ठा करता है। वो असैसिन छिपा हुआ था कि भाई एक अच्छा सा मौका मिलेगा और सीधे यांग वेंग झाओ के गले पर अपना चाकू रखकर उसे हरा दूंगा। असैसिन गैस छुपने में माहिर होते हैं ना, तो यांग वेंग झाओ एक गलत डायरेक्शन में ऐसे अटैक करता है। तो असैसिन भी कहता है बच्चा तू तो काफी ज्यादा कमजोर है, और यांग वेंग झाओ ऐसे 2-3 अटैक्स इधर उधर धुआं मारता है। तो असैसिन सोचता है एक अच्छा सा मौका है और जैसे हुआ यांग वेंग झाओ पर अटैक करने वाला होता है, भाई यांग वेंग झाओ ना ज्यादा भयानक स्पीड से ना सीधे उस असैसिन के पीछे आ जाता और तलवार उसके गले पर रख देता और कहता आप हार गए। भाई असैसिन ये देखकर एकदम हिल जाता है कि भाई ये बंदा था क्या, असैसिन मैं हूँ या वो। भाई उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा भयानक थी। यांग वेंग झाओ जो लेवल 8 के पीक पर पहुँच चुका है, गाइस लेवल 8 के एकदम पीक पर पहुँच चुका है। उसे थोड़ा सा बढ़िया सा अच्छा खासा टाइम मिल जाना 2-3 महीने का, तो लेवल 9 पर भी ब्रेक थ्रू कर सकता है। इतनी ज़्यादा उसकी पावर बढ़ चुकी है क्योंकि ये भी टावर ऑफ इटर्निटी में था ना और इसने भी अपनी पावर सोर्स को बढ़ाया था। लेकिन ये लॉन्ग हाउचन का जो असली डीमन हंटर स्क्वाड है उसने जितना टैलेंटेड नहीं, इसलिए वो लेवल 9 तक नहीं पहुँच पाया। लेकिन फिर भी उस बंदे की पावर कितनी ज़्यादा भयानक बढ़ चुकी थी कि असैसिन टेम्पल का जो एल्डर था उसको अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करने का मौका भी नहीं दिया और उसको उसने हरा दिया। तो फिर वहाँ पर जो रेफरी चंग जुडियान होते हैं वो अनाउंसमेंट कर देते हैं कि यहाँ पर जो यांग वेंग झाओ है ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप का फर्स्ट पॉइंट दे दिया जाता है। फिर ये दोनों ही एरिना में वापस चले जाते हैं और फिर ऐसे बैटल्स चलती हैं और फिर एक रोशनी ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप के एक मेंबर की तरफ बढ़ती है। गाइस वो मेंबर काफी ज्यादा बॉडी बिल्डर लग रहा होता है। जैसे ही उस बंदे पर वो लाइट पड़ती है वो बंदा खड़ा होता है और दौड़ते दौड़ते सीधे एक बड़ी सी छलांग मारता है और उसने जो अपने ऊपर लबादा पहना हुआ था उसे उठाकर फाड़ कर फेंकता है। हमें उसका चमचमाता हुआ टकला दिखाई दिया जाता है। बॉडी बिल्डर एकदम ढांसू ऐसे एंट्री मारता, बॉडी दिखाता है। गाइस ये बंदा होता है सीमा सियान। तो गाइस
देखिए सीमा सियान का किसके साथ फाइट होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा इस बंदी की फाइट में हमें मज़ा आएगा। और इस समय सीमा सियान की गर्लफ्रेंड भी इसको देख लेती है और वो भी एकदम हिल जाती है। तो उसका क्या रिएक्शन होता है वो तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। कैसे उसको प्रपोज भी यही बंदा मारता है, सच बता रहा हूँ, सीमा सियान उसको प्रपोज मारता है इसी फाइट के बीच में। तो काफ़ी ज़्यादा फनी सीन होने वाला है, तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय। तो गाइस लॉन्ग हाउचिन का कमबैक है एंड किस प्रकार से वो जिंदा होकर शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी को हासिल करता है और इस पूरे मानवता का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर बनता है। तो ये वीडियो है पार्ट 4। तो अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड को मिस कर दिया है तो मैंने उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में लिंग सुआन को दिखाया गया था गाइस, जहां पर उसका सामना एक गाउसियन नाइट के साथ हो रहा था। लेकिन लिंग सुआन ने जो अपनी भयानक पावर्स को शो किया था उसका अलग ही लेवल था। उसने अपने अपोनेंट गाउसियन नाइट के सामने 20 से भी ज्यादा ब्लू कलर की बीम्स को तैयार कर लिया था। इतनी ज्यादा भयानक बीम को देखकर वो गाउसियन नाइट एकदम कांप जाता है, क्योंकि दो ही को उसको रोकने में एकदम उसकी हालत खराब हो गई थी। अब तो यहाँ पर 20 है, इसलिए वहां पर जो गाउसियन नाइट होता है वो तुरंत हार मान जाता है। तो गाइस वहां पर जो लिन सुआन होता है वो उन सभी ब्लू किरणों को ऐसे लेता है और आसमान में एक शब्द लिखता है। ये शब्द होता है आई लव यू लिंगसिन। साथ ही साथ वहां पर ऐसे दिल का निशान भी बना देता है। मतलब गाइस ये बंदा टेंपल गैदरिंग कंपटीशन में अपनी बंदी को प्रपोज मार रहा है। साथ ही साथ टेंपल गैदरिंग कंपटीशन कोई छोटा मोटा कंपटीशन नहीं है, इसलिए जितनी ऑडियंस थी ना वो लोग भी एकदम हिले हुए थे। लेकिन ऐसा कोई कंपटीशन में नियम नहीं था कि कोई बंदा अपनी बंदी को प्रपोज नहीं कर सकता, कभी हुआ ही नहीं था ना, इसलिए पूरी ऑडियंस भी हिली हुई थी बंदा क्या कर रहा है। वहां पर जो लिंगसिन होती है वो भी काफी ज्यादा खुश होती है। साथ ही साथ उसकी आंखों से आंसू भी गिर रहे थे, क्योंकि वह 4 साल बाद लिंग सुआन से मिल रही थी। लेकिन लिंग सुआन उन्हें इन 4 सालों में बिल्कुल भी नहीं भूला था, इसलिए वो भी काफी ज्यादा खुश होती है। इधर जो मेष टेंपल के लीडर ली सैंगसी होते हैं वो भी लिंग सुआन की पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो आइडिया लगा लेते हैं कि लिंग सुआन लेवल 9 का एक काफी ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर बन चुका है और उसकी पावर उसके दादाजी से भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, क्योंकि उसके दादाजी मेष टेंपल के वाइस डीन या वाइस प्रेसिडेंट थे ना गाइस, ऐसे ही कुछ काफी ज्यादा अच्छी खासी पोजीशन पर थे और वो भी काफी ज्यादा स्ट्रांग लेवल 9 के कल्टिवेटर थे। लेकिन यहाँ पर जो लीडर ली सैंगसी होते हैं वो तुरंत लिंग सुआन की पावर को देखकर आइडिया लगा लेते हैं कि भाई अपने दादा से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और मेष टेंपल का सबसे ज्यादा बेस्ट और सबसे ज्यादा टैलेंटेड फायर मैजिशियन बन चुका है। उसके बाद गाइस वहाँ पर जो लिंग सुआन होता है जहाँ पर ब्राइट ग्लिमर और फूप के बंदे बैठे होते हैं, यानी लॉन्ग हाउचन की टीम वहां पर वापस से चला जाता है। फिर गैस ऐसे कंपटीशन आगे बढ़ता और कुछ फाइट्स होती हैं और फिर एक बार ब्राइट ग्लिमर ऑफ फूप के मेंबर्स पर एक लाइट गिरती है। ब्राइट ग्लिमर ऑफ हुप का वो मेंबर तुरंत एरिना में उतरता है और अपने चेहरे पर से अपना लबादा उतारता है। गैस ये बनती होती है चैनिंगर, जो अपने छोटे से मैकडल सुअर के साथ पहुंच चुकी होती है एरिना में। और जो चैनिंगर की अपोनेंट होती है वो कोई और नहीं बल्कि चैनिंगर की दादी यानी स्टैंसुई पोपो होती हैं। और गाइस यहाँ पर जो चैनिंगर की दादी होती है वो भी लेवल 9 की काफी ज्यादा पावरफुल समनर होती हैं। तो वहाँ पर जो चैनिंगर होती है वो अपनी दादी की तरफ देख कर कहती है मैं आपसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ, तो अपनी समनिंग में अपनी पूरी ताकत लगा दीजिएगा। लेकिन गाइस एक दादी अपनी पोती से फाइट कैसे करे, इसलिए वहाँ पर जो स्टैंसुई पोपो होती हैं वो फाइट से अपना नाम वापस ले लेती है, मतलब वो बिना लड़े ही हार मान लेती हैं और फिर वो एरिना से बाहर निकल जाती हैं। चैनिंगर भी अपनी दादी को चिढ़ाती है और फिर वो एरिना से बाहर निकलकर लॉन्ग हाउचन की जहां पर टीम बैठी हुई थी वहीं पर वापस चली जाती हैं। यहाँ पर जो आसपास की पूरी ऑडियंस होती है वो एकदम हिली हुई होती है कि सैंसुई पोपो जो लेवल 9 की एक काफी ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर हैं और स्पिरिचुअल टेंपल के लीडर की पत्नी हैं, आखिर उन्होंने हार क्यों मान लिया, क्योंकि वो लोग भी गैस नहीं जानते थे सैंसुई पोपो चैनिंगर की दादी हैं। क्यों गैस ये लोग बड़े लोग हैं और जैसे आप लोग अंबानी की जो पोता है उसके बारे में तो आप लोग कुछ नहीं जानते होंगे, रास्ते में मिल जाएगा तो आप उसे पहचान पाएंगे क्या, वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पर भी केस है।
फिर गैस से कुछ फाइट्स चलती हैं जहां पर ब्राइट ग्लिमर फूप से पांचवा मेंबर बाहर निकलता है जो कोई और नहीं डुआनिन होता है और उसका अपोनेंट एक काफी ज्यादा पावरफुल मेज टेंपल का एल्डर होता है। दोनों के बीच में काफी ज्यादा भयानक फाइट चलती है, लमसम 4 घंटे तक फाइट चलती है जिनमें डुआनिन फाइनली जीत जाता है। डुआनिन के अलावा बाकी बंदों ने फाइट्स को काफी ज्यादा इजिली खत्म कर दिया था। गाइस ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप के 5 मेंबर्स को हमें देखने को मिल चुका है जिनमें से यांग वेंगसाओ, शीमा सियान, लिन शिन, डुआनिन और चैनिंगर। फिर कैसे से कुछ फाइट्स चलती हैं और फाइनली आप लोग का जिस बंदे का इंतजार था उस बंदे पर लाइट गिरती है। ये ब्राइट ग्लिमर ऑफ हुप के मेंबर्स जो बैठे होते हैं ना, उनके जो सबसे सामने बंदा बैठा होता है उस पर लाइट गिरती है तो सभी लोग कहते हैं ये बंदा पक्का ही ब्राइट ग्लिमर ऑफ हुप का कैप्टन होगा। अभी तक टोटल 5 ब्राइट ग्लिमर ऑफ हुप के बंदे हमें देखने को मिल चुके हैं। भाई वो क्या ही तबाही थे, कोई भी बंदा एक भी मैच नहीं हारा है। अब इनका कैप्टन आ रहा है, चलो देखते हैं भाई इनका कैप्टन आखिर है कौन। तो गाइस ये होता है लॉन्ग हाउचेन। लॉन्ग हाउचेन अपना लबादा उठाता है और सीधे ही अरीना में एंट्री मारता है और काफी ज्यादा खतरनाक एंट्री मारता है। यहाँ पर जितने भी ऑडियंस होती हैं लॉन्ग हाउचेन की छोटी सी उम्र को देखकर वो लोग काफी ज्यादा हिल चुके होते हैं, क्योंकि गाइस ये बंदा अभी तक जितने भी खतरनाक ब्राइट ग्लिमर ऑफ हुप के बंदे आए उनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लेकिन इस बंदे की उम्र अभी तो केवल 20 साल के लमसम ही लग रही है। रेफरी लॉन्ग हाउचेन का नाम बताता है। लॉन्ग हाउचेन का नाम जैसे ही आसपास के पूरे लोग सुनते हैं वो लोग भी कहते हैं ये बंदा वही है ना जिसने डेमन गॉड के प्लेयर को डिस्ट्रॉय किया था। साथ ही साथ 4 साल पहले अनाउंसमेंट हुई थी कि लॉन्ग हाउचेन खत्म हो चुका है और ये अनाउंसमेंट डेमन गॉड एम्परर ने खुद करवाई थी। भाई लॉन्ग हाउचेन वापस आ चुका है। गाइस इसमें से बहुत सारे बंदों ने लॉन्ग हाउचेन को देखा नहीं था, लेकिन जितने लोगों ने भी लॉन्ग हाउचेन को देखा था वो लोग तुरंत पहचान लेते हैं। लॉन्ग हाउचेन ने होली वॉर में काफी ज्यादा उन लोग की मदद भी की थी। हर टेम्पल में गया था ना, फाइट वाइट हो रही थी, आपने देखा ही होगा। अपनी टीमों को बनाने के लिए वो हर टेम्पल में गया था तो काफी ज्यादा उसने हर टेम्पल्स की मदद की थी, तो हर टेम्पल के लोग भी उसे काफी ज्यादा प्यार करते थे। फिर गाइस हमें लॉन्ग हाउचेन के अपोनेंट का नाम पता चलता है जो होते वॉरियर टेम्पल के हेड और वॉरियर टेम्पल के सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर क्विंगोंग हाउ। क्विंगोंग हाउ को वॉरियर टेम्पल में वॉर गॉड से नाम से जाना जाता था। क्विंगोंग हाउ जो होते हैं वो भी अरीना में एंटर करते हैं। यहाँ पर जो क्विंगोंग हाउ होते हैं वो लॉन्ग हाउचेन की तरफ देख कर कहते हैं लॉन्ग हाउचेन तुमसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई और मैंने तुम्हारी टीम की भयानक पावर को देखा है। मैं तुम पर थोड़ा सा भी रहम नहीं दिखाऊंगा, अपनी पूरी ताकत से तुम पर हमला करूंगा। तो तैयार हो ना लॉन्ग हाउचेन। वहां पर लॉन्ग हाउचेन भी क्विंगोंग हाउ से बोलता है आप मेरा मार्गदर्शन करिए। इसी के साथ जो एल्डर किंगोंग आते हैं वो अपने भयानक पावर्स को रिलीज करते हैं और अपने हाथ में एक स्पिरिचुअल तलवार का निर्माण करते हैं। क्योंकि इससे इस फाइट्स में ना असली वेपन ले जाना अलाउ नहीं था, इसलिए जो एल्डर किंगोंग आते हैं वो स्पिरिचुअल तलवार बनाते हैं। लॉन्ग हाउचेन अपने मुट्ठियों का यूज करता है। दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही काफी ज्यादा भयानक तरीके से फाइट करने लगते हैं। लॉन्ग हाउचेन लगातार मुक्के पर मुक्के और एल्डर क्विंगोंग हाउ लगातार तलवार पर तलवार मारी और धाम धूम धड़म भड़म भड़म फाइट होती है गाइस। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कुछ देर की फाइट के बाद लॉन्ग हाउचेन एल्डर क्विंगोंग हाउ को पीछे ढकेल देता है। एल्डर क्विंगोंग हाउ एकदम घसटते घसटते जो एरिना के चारों तरफ फॉर्मेशन नहीं लगी हुई थी उससे जाकर टकरा जाते हैं। एल्डर क्विंगोंग हाउ भी लॉन्ग हाउचेन की पावर देखकर समझ गए थे भाई लॉन्ग हाउचेन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर बन चुका है। उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी जो 2,60,000 से भी ऊपर है, शायद लॉन्ग हाउचेन उससे भी पार जा चुका है। इसलिए जो एल्डर क्विंगोंग हाउ होते हैं कोई छोटा मोटा अटैक नहीं करते हैं बल्कि वो अपनी डोमेन की पावर्स का यूज करते हैं। उनकी डोमेन का नाम होता है स्वॉर्ड ऑफ रीइंकार्नेशन और बड़ी सी स्वॉर्ड आसमान में दिखाई देती है। गाइस स्वॉर्ड काफी ज्यादा भयानक आभा रिलीज कर रही होती है। लॉन्ग हाउचेन भी इस स्वॉर्ड की पावर को महसूस करता है। इसमें हल्का फुल्का स्वॉर्ड सोल की भी पावर होती है। एल्डर क्विंगोंग हाउ इतने ज्यादा पावरफुल अटैक सीधे ही लॉन्ग हाउचेन पर कर देते हैं। तो वहां पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो भी आसमान में एक स्पिरिचुअल स्वॉर्ड का निर्माण करता है। लॉन्ग हाउचेन का स्वॉर्ड उतना ज्यादा बड़ा नहीं होता है, लेकिन उसके अंदर से जो आभा निकल रही होती है भाई उसका कहना ही क्या। लॉन्ग हाउचेन की वो छोटी सी स्वॉर्ड और एल्डर क्विंगोंग हाउ की वो डोमेन पावर से बनी हुई उनकी बड़ी सी स्वॉर्ड आपस में टकराती हैं। दोनों के बीच में काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है। एकदम दोनों की स्वॉर्ड एक दूसरे से एकदम पीछे नहीं हट रही होती है। ऑडियंस ये देखकर एकदम हिल चुकी होती है। यहाँ तक कि इस पावर का प्रेशर इतना ज्यादा भयानक होता है ना, जो ऑडियंस की सुरक्षा के लिए फॉर्मेशन लगाई गई होती है वो भी बुरी तरह से कांपने लगती है। तो जो फॉर्मेशन को एल्डर संभाल रहे होते हैं वो थोड़ा सा फॉर्मेशन की पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। फॉर्मेशन
पर अजीब अजीब से प्रतीक दिखाई देने लगते हैं। इसका ये मतलब होता है कि फॉर्मेशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है। यहाँ पर जो एल्डर क्विंगोंग हाउ होते हैं वो भी लॉन्ग हाउचेन की छोटी से स्वाड की पावर को महसूस करते हैं और कहते हैं लॉन्ग हाउचेन तुम तो सच में काफी ज्यादा जीनियस हो, तुमने अपनी स्वाड के अंदर स्वाड सोल को एक्टिवेट कर लिया है। आपको याद होगा गाइस, वॉरियर टेंपल का जो सबसे ज्यादा जीनियस बंदा माना जाता था, जिनकी स्वाड को एक बार लॉन्ग हाउचेन ने वॉरियर टेंपल से लिया था, तो उन वॉरियर टेंपल के लोगों ने बोला था कि हमारे वॉरियर टेंपल में आ जाओ लॉन्ग हाउचेन। आपको ये सीन याद है ना, वो काफी ज्यादा पीछे का सीन है। उनका नाम यवशोंग था और उन्होंने डेमन गॉड एम्परर के साथ फाइट किया था। डेमन गॉड एम्परर ने उनको जान से मार दिया था, लेकिन उनकी कल्टीवेशन लो होने के बावजूद भी उन्होंने डेमन गॉड एम्परर को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा दिया था। उसका खून आ गया था, हाथ से कट लगा दिया था। उस टाइम ही एल्डर क्विंगोंग हाउ को यवशोंग ने स्वॉर्ड सोल के बारे में बताया था। इस टाइम लॉन्ग हाउचेन की जितनी स्वॉर्ड सोल के बारे में नॉलेज बढ़ चुकी है वो एल्डर यवशोंग से भी ज्यादा हो चुकी है। गाइस, दोनों की जो स्वॉर्ड होती है ना वो आपस में टकरा रही होती है। एक काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है जिसमें लॉन्ग हाउचेन थोड़ा सा ही पीछे जाता है, लेकिन यहाँ पर जो एल्डर क्विंगोंग हाउ होते हैं वो भी और भी ज्यादा घसटते हुए पीछे चले जाते हैं। एल्डर क्विंगोंग हाउ भी इस नजारे को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तो वहां पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह कहता है एल्डर क्विंगोंग हाउ तो चलिए, आपने अपने डोमेन की पावर को दिखा दिया, अब मेरे डोमेन की पावर को आप सहिए। इसी के साथ लॉन्ग हाउचेन अपनी डोमेन की पावर्स को रिलीज करता है। लॉन्ग हाउचेन के डोमेन का नाम होता है लाइट गॉड डोमेन, और जैसे लॉन्ग हाउचेन के डोमेन का निर्माण होता है भाई इतनी ज्यादा भयानक पावर्स फैलती है ना भावा, ये आसपास की पूरी ऑडियंस ही कांप जाती है। लॉन्ग हाउचेन अपने डोमेन में एल्डर क्विंगोंग हाउ को फंसा लेता है, और जैसे एल्डर क्विंगोंग हाउ लॉन्ग हाउचेन के डोमेन के अंदर आते हैं उनकी तुरंत सारी स्पिरिचुअल पावर गायब होने लगती है, और उस डोमेन की वजह से एल्डर क्विंगोंग हाउ तुरंत जमीन पर घुटने पर आ जाते हैं। इस नजारे को देखकर एल्डर क्विंगोंग हाउ भी एकदम हिल जाते हैं कि उन्हें एहसास होता है कि भाई लॉन्ग हाउचेन की डोमेन की पावर ने उनकी स्पिरिचुअल पावर को लगातार खींच रही है और वो उससे काफी ज्यादा कमजोर बना रही है। लॉन्ग हाउचेन एल्डर क्विंगोंग हाउ को अपने डोमेन के बारे में बताता है कि उसकी लाइट गॉड डोमेन के पास एक स्पेशल पावर है। अगर कोई बंदा जिसकी कल्टीवेशन या स्पिरिचुअल पावर लॉन्ग हाउचेन से कम है, अगर लॉन्ग हाउचेन उसे अपनी डोमेन के अंदर फंसा लेता है तो भाई उसकी स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा भयानक गति से लाइट गॉड डोमेन द्वारा एब्सॉर्ब कर ली जाएगी और वो बंदा काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाएगा। अगर लॉन्ग हाउचेन से उसकी स्पिरिचुअल पावर ज्यादा है तो धीरे धीरे थोड़ा सा उसकी शक्तियों को क्षरण किया जाएगा। जैसे ही लॉन्ग हाउचेन की इस अजीब सी मिस्टिक लाइट गॉड डोमेन की पावर के बारे में सभी लोग सुनते हैं वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। सबसे ज्यादा शॉक मेष टेंपल के एल्डर ली सैंगजी होते हैं। मेष टेंपल के लीडर ली सैंगजी जानते थे कि वॉरियर टेंपल के जो लीडर हैं क्विंगोंग हाउ उनकी स्पिरिचुअल पावर पहले से ही 2,60,000 से पार हो चुकी है, और लॉन्ग हाउचेन ने कहा कि अगर एक बंदे की स्पिरिचुअल पावर या उसकी कल्टीवेशन मुझसे कम है तो वो मेरे डोमेन के अंदर काफी ज्यादा कमजोर हो जाएगा और मेरी डोमेन उसकी पावर काफी ज्यादा भयानक गति से छीन लेगी। तो आखिर लॉन्ग हाउचेन की पावर लमसम 3 लाख हो चुकी है। ऐसा इसी केस में पॉसिबल है, यानी लॉन्ग हाउचेन की कल्टीवेशन पावर पहले से ही लेवल 9 के स्टेज 3 पर पहुंच चुकी है। तो गाइस चलिए मैं लेवल 9 के कल्टीवेशन के बारे में आपको डिटेल ज्ञान दे देता हूं। अगर किसी कल्टीवेटर की एनर्जी 1 लाख से 2 लाख के बीच में है तो लेवल 9 के फर्स्ट स्टेज पर है, 2 लाख से 3 लाख के बीच में है तो सेकंड स्टेज पर है, और अगर 3 लाख से 4 लाख के बीच में है तो थर्ड स्टेज पर है। और ऐसे ही पूरे टोटल 9 स्टेजेस होते हैं। अगर कोई 9 के 9 स्टेजेस को पार कर 10वां स्टेज पर पहुंच जाता है तो वह गॉड बन जाता है। लेकिन अभी तक इस रियलम में कोई भी ऐसा नहीं है जो 10वें स्टेज तक पहुंच पाया हो। लेकिन गाइस डेमन गॉड एम्परर पहुंच चुका है, मैं सच बता रहा हूं। आप ये बोल सकते हैं कि डेमन गॉड एम्परर की कल्टीवेशन 10 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी तक पहुंच चुकी है, लेकिन वो पूरी तरह से गॉड नहीं बना है, हाफ गॉड आप मान सकते हैं उसे। यहाँ पर गाइस जो एल्डर क्विंगोंग हाउ होते हैं वो फाइनली हार को स्वीकार कर लेते हैं। रेफरी अनाउंसमेंट कर देते हैं कि ब्राइट ग्लोम ऑफ होप के कैप्टन लॉन्ग हाउचेन को इस राउंड का विनर घोषित कर दिया जाता है। पूरी ऑडियंस एकदम हिल जाती है कि भाई क्या ही ये बंदा है, 20 साल की उम्र में इतनी ज्यादा भयानक कल्टीवेशन। यहाँ पर जो मेष टेंपल के लीडर ली सैंगजी होते हैं वो भी लॉन्ग हाउचेन की तरफ काफी ज्यादा दिलचस्पी से देखते हैं और कहते हैं लॉन्ग हाउचेन मैं भी तुमसे फाइट करने के लिए काफी ज्यादा बेचैन हूँ, तो देखता हूँ कि जब तुम्हारी और मेरी फाइट होगी तो क्या इसका रिजल्ट आता है। गाइस यहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो अपने दादाजी को नाइट सलामी देता है। लॉन्ग हाउचेन के दादाजी लॉन्ग तियानियन लॉन्ग हाउचेन को देख कर कहते हैं कि भाई
लॉन्ग हाउचेन की डोमेन की पावर सच में काफी ज्यादा स्पेशल है। उन्होंने आज तक ऐसे डोमेन के बारे में नहीं सुना था जिसके अंदर फंस जाने पर वो डोमेन आपकी पावर्स को खींचता रहता है और आपको कमजोर बनाता रहता है। ऐसा तो नहीं, मतलब लॉन्ग हाउचेन है प्रकाश का वंशज तो जरूर है, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो गाइस ऐसा इसलिए था ना क्योंकि लॉन्ग हाउचेन के शरीर के अंदर गॉड इलेक्ट्रोलस का दिल धड़क रहा है, और गॉड इलेक्ट्रोलस का दिल जब लॉन्ग हाउचेन के साथ जुड़ा था ना तो उसके पूरे नस नस को चेंज कर दिया था। इतना ज्यादा वो लाइट की पावर से उसने प्योर बना दिया था ना कि लॉन्ग हाउचेन इतना ज्यादा स्पेशल हो चुका है और उसके पास इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल और खतरनाक पावर हो चुकी है। आप सिंपली ये बोल सकते हैं कि लॉन्ग हाउचेन का जो शरीर है वो हाफ गॉड बन चुका है, बस उसकी स्पिरिचुअल पावर ही अभी तक गॉड रियलम तक नहीं पहुंची है। आप भी जानते हैं गॉड इलेक्ट्रोलस कितना ज्यादा इस रियलम का खतरनाक बंदा था, क्या ही खतरनाक उसने इस दुनिया में तबाही उबाही मचाई थी। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी डाल रहा हूँ, तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दें। थैंक यू, बाय बाय। तो गाइस लॉन्ग हाउचेन जिंदा हो चुका है और वह किस प्रकार से शील्ड वन थ्रोन ऑफ इटर्निटी को हासिल कर कर इस पूरी मानवता का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर बनता है। तो ये वीडियो होने वाला है पार्ट 6 से। तो अगर आपने हमारे पिछले पार्ट्स को मिस कर दिया है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या चैनल में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें, वहां पर आपको सारे एपिसोड्स मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो हमने टेंपल गैदरिंग कंपटीशन में देखा था कि लॉन्ग हाउचेन ने वॉरियर टेंपल के लीडर क्यूंगोंग हाउ को हरा दिया था। यह देखकर पूरी ऑडियंस एकदम हिली हुई थी क्योंकि गाइस वॉरियर टेंपल के हेड इंसानियत के सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स में इसे एक थे। इंसानियत के जो सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स होंगे वो 6 मंदिरों के हेड्स होंगे या कुछ डेमन हंटर स्क्वाड के लोग होंगे। इनकी संख्या मिनिमम जोड़ ली जाए तो 15 से 20 लोग के बीच में ही इंसानियत के सबसे ज्यादा अच्छे खासे कल्टीवेटर मौजूद हैं। लॉन्ग हाउचेन का इनमें से एक को हराना भाई बहुत ज्यादा बड़ी उपलब्धि है। अभी लॉन्ग हाउचेन की एज ही क्या है, 20 साल की एज है। 20 साल की एज में इतनी बड़ी उपलब्धि ये काफी ज्यादा एक बड़ी बात है। साथ ही साथ जो टेंपल गैदरिंग कंपटीशन होता है वो आगे बढ़ता है जिसमें जो लॉन्ग हाउचेन के टीम के बाकी मेंबर्स होते हैं वो लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं। सभी लोग हर एक राउंड को जीतते हैं, कोई भी हारता नहीं है। मतलब लॉन्ग हाउचेन के टोटल टीम में 10 लोग थे, 10 लोग भी जितने भी अपने अपोनेंट से फाइट किए थे सभी के सभी जीत जाते हैं। आज शाम तक ना 90 फाइट्स एकदम हो जाती है। अभी भी मतलब 216 लोग थे गाइस, अभी भी कुछ मेंबर्स बचे हुए थे तो उनकी फाइट्स कल होगी, इसलिए यहाँ पर आज के राउंड को ऐसे खत्म कर दिया जाता है। यहाँ पर जितनी भी भीड़ थी ना वो काफ़ी ज़्यादा कल के मैच के लिए एक्साइटेड थी और उनके बीच में बातें स्टार्ट हो जाती हैं कि भाई हमने सुना था कि नाइट टेंपल की युवा पीढ़ी अब कमजोर पड़ गई थी, लेकिन यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन और उसके टीम में जो भी नाइट टेंपल के मेंबर्स हैं भाई वो इतने ज़्यादा भयानक कि कहना ही क्या। नाइट टेंपल हमेशा ही नंबर 1 पोजीशन पर रहेगा। और गाइस ऑडियंस मैच खत्म हो जाने के बाद इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी ना कि उन्होंने अपने घरों पर एकदम मैसेज भेज दिया कि हेलो मम्मी यहीं पर खाना भिजवा दो, आज तो हम लोग यहीं स्टेडियम में एकदम बढ़िया से रुक कर खाएंगे। मतलब गाइस ऑडियंस इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी ना कि वो अपनी अच्छी खासी सीट को छोड़ना नहीं चाहते थे। ये लोग सोच रहे थे कि अगर हम सीट को छोड़कर चले गए और पता चला हम कल लेट हो गए हैं किसी कारण की वजह से, थोड़ा सा हमें नहीं गड़बड़ कुछ हो गया तो दूसरा कोई बंदा हमारी सीट पर बैठ जाएगा। ऊपर से यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे ताकि रहते कि भाई कौन सा सीट मिल जाए, बैठ कर रात बैठा जाए और ये सीट हमारी हो जाए। कल की फाइट के लिए वो लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, इसलिए वो सीट उठ छोड़ना ही नहीं चाहते थे और सीधे अपने घर पर फोन लगा देते हैं कि भाई यहीं पर खाना वाना भिजवा दो, यहीं पर खाएंगे। तो फिर गाइस हमें लॉन्ग हाउचेन की टीम को दिखाया जाता है ये लोग होटल छोड़कर नाइट टेंपल में चले गए थे। रीजन यह था ना लॉन्ग हाउचेन की टीम ने काफी ज्यादा बढ़िया प्रदर्शन किया था, उनका नाम पूरा फैल गया था तो लोग मिलने आते भाई ऑटोग्राफ दे दो, ऑटोग्राफ दे दो। भाई कैसे, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग नहीं आ जाते हैं, एकदम सेम टू सेम लॉन्ग हाउचेन के केस में भी ना हो जाए, इसलिए लॉन्ग हाउचेन नाइट टेंपल में चला गया था। नाइट टेंपल के अंदर थोड़ी ना ऐसा कोई घुस जाएगा कि भाई ऑटोग्राफ दे दो। फिर गाइस हमें सीमा सियान की गर्लफ्रेंड फैंग लिंगर साथ ही साथ लिंग शुआन की गर्लफ्रेंड लिन शिन को दिखाया जाता है। ये लोग भी लॉन्ग हाउचेन और बाकी लोग से मिलने के लिए तुरंत नाइट टेंपल की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन नाइट टेंपल के गार्ड्स उन्हें रोक लेते हैं। लेकिन वहां पर लॉन्ग हाउचेन के दादाजी तुरंत आ जाते हैं और उन दोनों को अंदर जाने की परमिशन दे देते हैं। वहां पर जो गाइस लिंग शुआन के दादाजी होते हैं वो भी नाइट टेंपल में आ जाते हैं और फिर वो लॉन्ग टियान को देखकर कहते हैं क्या हाल चाल है भाई लॉन्ग टियान।
वहाँ पर जो लोंग तियानियन होते हैं वो कहते हैं अरे यार मेरा तो सब बढ़िया है, अपना बताओ। फिर वहाँ पर जो लिंगसुआन के दादाजी होते हैं वो लिंगशिन से बोलते हैं बेटा अंदर जाकर उस लिंगसुआन से बोल दो कि उसका दादा उससे मिलना चाहता है तो वो कमीना आकर मुझसे मेष टेम्पल में मिले, वरना उसकी हड्डी पसली भी तोड़ दूंगा, उसकी पिटाई मैं काफी ज्यादा गंदी तरीके से करूंगा। और लिंगशिन बेटा जाकर थोड़ा सा उसे तुम भी डांट वोट लगाना, अगर तुम जिंदा थे तो इन 4 सालों के अंदर थे कहाँ पर, और आखिर तुम हमसे मिलने क्यों नहीं लाए? इन 4 सालों में हमने कितना ज़्यादा तुम्हारे लिए रोया है, कष्ट है, तुम जानते भी हो। दरअसल मैं अंदर इसलिए नहीं जा सकता ना, इस समय टेम्पल गैदरिंग कंपटीशन में मेष टेम्पल और नाइट टेम्पल एक दूसरे के सबसे बड़ी अपोनेंट है, तो मेरा नाइट टेम्पल में ज़्यादा रुकना ठीक नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से चलता हूँ, उसको बोल देना। और इसी के साथ जो लिंगसुआन के दादाजी होते हैं वो वहां से चले जाते हैं। फिर वहां पर जो लोंग हाउचिन के दादाजी होते हैं वो लिंशिन और फैलिंगर को नाइट टेम्पल के गार्ड के साथ जहां पर लोंग हाउचिन की टीम नहीं रुकी हुई थी उस कमरे में भेज देते हैं। वहां पर जो फैलिंगर और लिंशिन वो जैसे लोंग हाउचिन के कमरे में एंटर करते हैं, लोंग हाउचिन के सभी टीम मेंबर्स ऐसे कुर्सी उर्सियों पर बैठे हुए थे। और गाइस वहाँ पर जो लाल बालों वाली लिंशिन होती है वो लोंग हाउचिन को जिंदा देखकर काफी ज्यादा भावुक हो जाती है और काफी ज्यादा खुश भी हो जाती है और सीधे जाकर लोंग हाउचिन के गले मिल जाती है, क्योंकि गाइस होली वॉर के एंड में डेमन गॉड एम्परर ने अनाउंसमेंट करवाई थी कि लोंग हाउचिन मर चुका है और पूरी अपनी आर्मी को वापस ले लिया था। तो उस अनाउंसमेंट को सुनने के बाद लिंशिन भी काफी ज्यादा दुखी हुई थी और जब वो लोंग हाउचिन को अपने सामने देखती है तो काफी ज्यादा भावुक हो जाती है। गाइस लोंग हाउचिन और लिंशिन के बीच में भाई बहन वाला रिश्ता था, तो उतना सब उल्टा सीधा मत समझिएगा। यहाँ पर जो सीमा सियान होता है वह जैसे ही फैनलिंगर को देखता है वो भी काफी ज्यादा भावुक हो जाता है और वो भी उसके पास जाता है, लेकिन वहाँ पर जो फैनलिंगर होती है वह सीमा सियान को कहती है रुक, वहीं पर रुक। तो वहाँ पर जो सीमा सियान होता है वह कहता अरे भाई क्या हुआ, मैं आपसे गले मिलना चाहता हूँ। तो वहाँ पर जो फैनलिंगर होती है वो सीमा सियान को दुनिया का सबसे बड़ा झटका देती है और कहती है मेरी लाइफ में कोई और आ चुका है, इसलिए मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ, ब्रेकअप। और इसी के साथ फैनलिंगर पीछे मुड़ती है और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। गैस फैनलिंगर ने ये बात झूठ बोली थी और सीधे ही वो मुड़कर जाने लगती है। भाई सीमा सियान हिला हुआ था कि फैनलिंगर ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया और क्या बोला कि उसके लाइफ में कोई और आ चुका है। तो वहाँ पर जो लिंगसुआन होता है वो सीमा सियान से बोलता है अरे भाई पागल हो चुका है क्या, वह तुझसे झूठ बोल रही है, 4 सालों से तुझसे मिला नहीं है ना, इसलिए वो तुझसे काफी ज्यादा नाराज है, तो जा उससे मना। तो वहाँ पर जो सीमा सियान होता है वो भी तुरंत होश में आता है और सीधे जाकर फैनलिंगर के गले मिल जाता है। वहाँ पर जो फैनलिंगर होती है वो सीमा सियान को ऐसे गले लगाता हुआ देखकर वो भी फूट फूट कर रोने लगती है। वहाँ पर जो सीमा सियान होता है वो फैनलिंगर से बोलता है अगर तुम्हारी शादी हो चुकी है तो मैं तुम्हारे पति को मारकर मैं तुम्हें अपना बना लूंगा, अगर तुम्हारे बच्चे उच्चे हैं तो मैं तुम्हारे पति को फिर से जान से मार दूंगा और तुम्हारे बच्चे साथ ही साथ तुम्हें अपना बना लूंगा। गाइस जैसे सीमा सियान की इस बात को सारे लोग सुनते हैं भाई उन्हें समझ में नहीं आता कि लोग हंसे या बोले भाई ये क्या बात हुई, अगर फैनलिंगर के बच्चे और पति हैं तो पति को केवल मारो और फैनलिंगर और उसके बच्चे को अपना बना लो। फिर वहाँ पर जो फैनलिंगर होती है वो सीमा सियान को पकड़कर रोने लगती है। वहाँ पर जो सीमा सियान होता है वो फैनलिंगर को ऐसे गोद में उठा लेता है। लिंशिन अभी भी लोंग हाउचिन को पकड़कर रो ही रही होती है और गले भी लगी हुई थी। तो वहाँ पर जो लिंसुआन होता है वह कहता है बॉस वो मेरी पत्नी है, आप कितने समय तक उसे गले लगाएंगे, मुझे भी तो उसे गले लगाने दीजिए। ये बात सुनने के बाद वहाँ पर जो लिंशिन होती है वह कहती है कौन तेरी पत्नी है, इन 4 सालों में कहाँ घूम रहे थे, कोई भी आइडिया था कि हम लोग कैसे हैं, हम तुम्हारी याद में कितने ज्यादा मतलब मैं तुम्हारे दादाजी कितने ज्यादा एकदम दर्द में थे और तुम कहाँ घूम रहे थे और कहाँ लौंडियाबाजी कर रहे थे, मुझे एक एक बात का हिसाब चाहिए। वहाँ पर जो लोंग हाउचिन होता है वो सभी को शांत कराता और कहता है अरे तुम लोग शांत हो जाओ, इसमें ना ही सीमा सियान की गलती है ना ही लिंसुआन की गलती है, यहाँ पर हम लोग इसलिए गायब थे ना क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी मुसीबत आई थी, उसी मुसीबत को झेलने के बाद हम लोग इतने ज़्यादा स्ट्रांग हुए, 4 सालों तक लगातार कल्टीवेशन किया, ये बात ये है ना। तब उनके कमरे में एक गोल्डन फाउंडेशन नाइट आ जाता है और लोंग हाउचिन से कहता है कि जो आपके दादाजी है वो नाइट टेम्पल के मेन हॉल में बुला रहे हैं। तो वहाँ पर जो लोंग हाउचिन होता है वो सभी से कहता है चलो मैं तुम सारे लोगों को एक साथ मेन हॉल में बता दूंगा कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। सारे लोग नाइट टेम्पल के मेन हॉल में पहुंचते हैं, लेकिन गाइस जो सीमा सियान था ना वो भी अभी फैनलिंगर को गोदी में उठाए हुआ था, मतलब सभी लोग पैदल पैदल चल रहे थे, वो गोदी में से जकड़ कर रखा हुआ था। तो फैनलिंगर भी थोड़ी सी शर्मा जाती है और कहती है अरे मेरे को जाने दो, यहाँ पर तुम मुझे कब तक गोदी में उठाए रहोगे। तो वहाँ पर जो सीमा सियान होता है वह कहता है नहीं मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, अगर मैं तुमको छोड़ूंगा तुम यहाँ से बचकर भाग जाओगी तब।
तो वहाँ पर सभी लोग फिर से हंसने लगते हैं। भाई सीमा सेन क्या करता ना, जो फैनिंगर थे उसको अपने बगल वाले कुर्सी पर ही बैठाता है और ऐसे जकड़ कर रखा हुआ था, मतलब बैठा तो देता लेकिन अभी भी हाथ से पकड़ा हुआ था। लॉन्ग हाउचन की टीम के सभी मेंबर जा अपने सीट पर बैठते हैं। लॉन्ग हाउचन के दादाजी पूछते हैं कि लॉन्ग हाउचन तुम 4 सालों तक कहाँ थे। तो लॉन्ग हाउचन अपनी घटना बताता है कि फर्स्ट डेमन गॉड एम्परर फैंगशु, स्टार डेमन गॉड एंड मून डेमन गॉड ने मुझे अपनी प्लानिंग में फंसाकर चांद से मार दिया था, लेकिन मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि आखिर उसने मेरे दोस्तों को क्यों छोड़ दिया। बट यही डेमन गॉड एम्परर से सबसे बड़ी गलती हो गई। मेरे दोस्तों ने काफ़ी ज़्यादा कष्ट, एक विरासत थी, उस विरासत को हमने बहुत ही ज़्यादा मेहनत के साथ प्राप्त किया। उस विरासत से हमें बहुत सारी पावर्स मिली, उसी पावर से हम लोग इस लेवल तक पहुंच पाए हैं। तो गाइस यहाँ पे जो लॉन्ग हाउचन है वो इन सभी को गॉड इलेक्ट्रोलस के बारे में नहीं बताता इस टाइम। अभी फैनलिंगर, लिनशिन और लॉन्ग हाउचिन के दादाजी जैसे ये बात सुनते कि भाई डेमन गॉड एम्परर, सेकंड डेमन गॉड एंड थर्ड डेमन गॉड ने मिलकर एकदम प्लान बनाकर लॉन्ग हाउचिन को मारा था, तो वो लोग भी एकदम हिल जाते हैं। क्योंकि गाइस ये तीनों बड़ी शक्तियां ऐसी थी ना, अगर डेमन गॉड एम्परर ही कहीं पर अटैक कर दिया अकेला ही तो एकदम तबाही मचा कर रख देगा, कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाएगा। लेकिन लॉन्ग हाउचिन को मारने के लिए 3 डेमन गॉड आए थे, वो भी इतनी ज्यादा भयानक है, इसलिए उसके दादाजी भी एकदम हिल जाते हैं। फिर इससे हमें टेंपल गैदरिंग के दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर दूसरे दिन के कंपटीशन के लिए सभी लोग एकदम खचाखच अरीना में भर चुके होते हैं। यहाँ पर सारे टेंपल्स के कल्टिवेटर्स भी आ जाते हैं। यहाँ पर जो टेंपल गैदरिंग कंपटीशन के आगे के फाइट्स होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं और फिर ऐसे फाइट चली होती है। फिर एक बार लाइट आकर सीधे हमारे ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप के एक बंदे पर गिरती है। गैस इस समय सभी लोगों ने अपना लबादा बदा हटा दिया होता है। ये जो लाइट गिरी होती है वो सैर पर गिरी होती है और सैर का जो ओपोनेंट होता है गाइस वो और कोई नहीं बल्कि असैसिन टेंपल के फर्स्ट एल्डर जू सैंग थे। आपको याद है ना गाइस, सैर ने असैसिन टेंपल के इस एल्डर को पहले भी हरा दिया था, जहां पर जू सैंग को उसने अपनी डोमेन टेक्निक दिखाई थी। वो फ्लावर वाली एकदम काला कलर कैसे लोटस उसके हाथों में घूम रहा था और उसने धमकाया था कि भाई अगर मैं इस बार इसको चला दूंगी ना तो मुझे अपनी डोमेन टेक्निक को कंट्रोल करना नहीं आता है, तो आपकी ऐसी वैसी हो सकती है। तो वहां पर फर्स्ट एल्डर जू सैंग ने हार मान लिया था। तो वहां पर जो सैर होती है वो अरीना में एंटर करती है, लेकिन जो असैसिन टेंपल के फर्स्ट एल्डर जू सैंग होते हैं वो अपनी जगह पर ही खड़े होते हैं और जोर से चिल्लाकर कहते हैं मैं शायद से फाइट नहीं करूंगा, मैं हार को स्वीकार करता हूं। गाइस जैसे ही ऑडियंस ये बात सुनते हैं वो लोग भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जू सैंग कोई नॉर्मल बंदे नहीं थे, असैसिन टेंपल के फर्स्ट एल्डर थे, यहाँ तक कि उनके पास भी डोमेन की पावर थी और आखिर वो बिना लड़े ऐसे हार कैसे मान सकते थे। मेस टेंपल के जो लीडर ली सैंगजी होते हैं वो भी गुस्से में अपनी जगह पर खड़े होते हैं और कहते हैं भाई तुमने टेंपल गैदरिंग कंपटीशन को मजाक बनाकर रखा क्या, बिना ही लड़े हार मान ले रहे हो तुम फर्स्ट एल्डर जू सैंग, इसीलिए तो हार नहीं मान रहे हो क्योंकि शायर जो तुम्हारे टेंपल के लीडर है उसकी बेटी है, तो तुम उसके सपोर्ट के लिए पीछे हट रहे हो। कल सैंसुई पोपो ने भी फाइट करने से मना कर दिया और तुरंत हार मान लिया क्योंकि चैनिंगर पोती थी। तो भाई ये सब चल के रहा है, तुम लोग टेंपल गैदरिंग कंपटीशन को मजाक बनाकर रखे हो क्या। रेफरी चैंग जुडियान, हमें इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए कि आखिर इन दोनों ने हार क्यों माना। तो वहां पर चैंग जुडियान होते हैं वो भी सैंसुई पोपो साथ ही साथ है असैसिन टेंपल के फर्स्ट एल्डर जू सैंग से बोलते हैं कि हाँ भाई तुम लोग एक्सप्लेनेशन दो, ऐसे तो तुम लोग हार नहीं मान सकते, तुम्हारी पोती है, तुम्हारा रिश्तेदार है, तो तुम लोग हार तो नहीं मान सकते ना। तो वहाँ पर जो सैंसुई पोपो होती हैं वो खड़ी होती है और कहती हैं चैनिंगर मेरी पोती है और वह मुझसे मिलने के लिए कुछ समय पहले ही स्पिरिचुअल टेंपल में आई थी, तो मैंने उसके साथ एक मुठभेड़ किया था और उस मुठभेड़ में ही चैनिंगर ने मुझे हरा दिया था, तो मैं फालतू में उससे फाइट क्यों करती। वहाँ पर जो असैसिन टेंपल के फर्स्ट एल्डर जू सैंग होते वो भी कहते हैं हाँ सैर भी हमारे टेंपल में आई थी, ये हुआ था और सैर ने मुझे हरा दिया था, तो मैं फालतू में दोबारा सैर से फाइट कर कर अपनी बेइज्जती क्यों ही करवाऊं। तो मैंने भी हार मान लिया। जैसे आसपास की पूरी ऑडियंस सुनती है कि भाई सच में यहाँ पर सैर ने असैसिन टेंपल के फर्स्ट एल्डर को पहले भी हरा दिया था। असैसिन टेंपल के फर्स्ट एल्डर कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, बल्कि उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी पहले से ही 2 लाख से पार हो चुकी है और उनके पास डोमेन की भी पावर है। ये बंदा बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, लेकिन सैर ने उसको हरा दिया है। भाई ये ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप वाले बंदे कितने ज्यादा स्ट्रांग है यार। तो वहां पर जो रेफरी चैंग जुडियान होते हैं वह कहते हैं तो ठीक है आपके रीजन को हम लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन अगर कोई भी बंदा आपसे हार को स्वीकार करता है तो उसे एक वैलिड रीजन देना होगा
अगर वो वैलिड रीजन नहीं दे पाता है तो उसके पॉइंट को माइनस कर दिया जाएगा। तो गाइस यहाँ पर जितनी भी फाइट्स हो रही है ना, उस फाइट्स को जो भी टेम्पल्स जीत रहा है उसे पॉइंट्स दिया जा रहा है। तो अगर कोई वैलिड रीजन नहीं दे पाता है तो उसे उसके पॉइंट्स को माइनस कर दिया जाएगा। फिर जो टेम्पल गैदरिंग कंपटीशन है वो आगे बढ़ता है, कुछ और फाइट्स होती है और फिर एक बार जो प्रकाश की चयन रोशनी होती है वो लॉन्ग हाउचन की टीम के एक मेंबर की तरफ गिरती है। गाइस ये होती है वांग यान। वहां पर जो वांग युआन होती है वो एरिना में एंटर करती है। वांग युआन की अपोनेंट कोई और नहीं बल्कि तानवान होती है। गाइस तानवान मैजिक टेंपल के जो लीडर ली सैंगजी नहीं है उनकी पहली डिसाइपल और इकलौती डिसाइपल भी आप मान सकते हैं। और आप ये भी बोल सकते हैं कि जो तानवान है वो मेज टेंपल के जितने भी कल्टिवेटर इस समय पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस टेंपल गैदरिंग कंपटीशन में वो सबसे ज़्यादा कमजोर है और इसकी कल्टीवेशन अभी लेवल 8 पर ही है। और यहाँ पर वांग युआन पहले से लेवल 9 की कल्टीवेटर बन चुकी है, इसलिए वहाँ पर जो मेज टेंपल के लीडर ली सैंगजी होते हैं उन्हें भी थोड़ी सी चिंता होने लगती है, क्योंकि उन्हें पता एकदम पक्का था कि उनकी जो डिसाइपल है तानवान वो वांग युआन से फाइट नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने वांग युआन की फाइटिंग को कुछ बैटल्स में देखा था। भाई वांग युआन के सामने एक लेवल 9 का भी एल्डर आया था, लेकिन वांग युआन ने उसको चुटकियों में हरा दिया था। इसलिए यहाँ पर लीडर ली सैंगजी को भी अपनी थोड़ी डिसाइपल की चिंता होने लगती है। लेकिन यहाँ पर जो तानवान होती है वो अरीना में एंटर करती है और वांग युआन की तरफ देख कर कहती है, मैं जानती हूँ तुम्हारी इस समय कल्टीवेशन हाई है, लेकिन मैं ऐसे हार नहीं मानूंगी। इसी के साथ जो तानवान होती है वो अपनी पूरी ताकत लगाती है और 10,000 ब्लेड स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करती है। और इस टेक्निक को लीडर जी सैंगजी ने काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों के साथ तैयार किया था और तानवान को इससे सीखने के लिए दिया था। लेकिन तानवान भी इस पूरी टेक्निक को बढ़िया से मन लगाकर सीख चुकी थी और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर 10,000 ब्लेड स्वॉर्ड टेक्निक का यूज़ करती है, जिसकी वजह से आसमान में बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े ऐसे एकदम खतरनाक ब्लेड्स तैयार हो जाते हैं, हजारों की मात्रा में तैयार होते हैं। और गाइस यहाँ पर जो वांग युआन होती है वो भी तानवान पर अटैक नहीं कर रही होती है, वो भी एकदम बढ़िया सा वेट कर रही होती है कि तानवान तुम अपनी पूरी मेज वाली जो भी तुम टेक्निक यूज कर रही हो उसको एकदम बढ़िया से तुम पहले कंप्लीट कर लो। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी थोड़ा सा डाल रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय।